अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। से रमज़ान शुरू होने वाला है, आप लोगों को मुबारक हो। ईद से ज़्यादा हमें रमज़ान का इंतज़ार होता है। अल्लाह सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और इट्स अ रिमाइंडर टाइम, नमाज़ पढ़ लीजिएगा प्लीज़। और इसके अलावा देखिए, आप लोगों ने खुद बोला था सीन शिफ्ट बोला करें। हम बोलते हैं तो अभी कमेंट आया है कि ना बोला करो, बुरा लगता है। नहीं, आप लोग हमें पागल करना चाहते हैं कि जब भी हम पागल खाने जाओ। चाहते क्या हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही रद्द करते हैं। ऐसे मत कीजिए प्लीज़। खैर, नावल रीड आउट करती हूँ। चलें पढ़ते हैं नावल को। जस्ट अ सेकेंड। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़ुहान। मैंने डैड से भी बात कर ली, वो भी हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हैं। अब तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर ज़ुहान, मैं मर जाऊँगी। एज़ल ने ज़ुहान को झंझोड़ते हुए कहा, कोई भी किसी के लिए नहीं मरता। तुम भी नहीं मरोगी, वक्त के साथ ठीक हो जाओगी और भूल जाओगी मुझ जैसे बेवफा को। मुकाबल के तलख अल्फाज ने जैसे इसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया, जैसे एज़ल कबूल नहीं कर पा रही थी। एज़ल, बात को समझने की कोशिश करो। मुझे इंग्लैंड की बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफ़र आई है और मैं इसे गंवा नहीं सकता। तुम्हें मेरे घर के हालात अच्छे से मालूम है। मेरे सर पर अपनी बहनों की जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए मुझे ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एज़ल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बेवफा नहीं बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों का क्या कहना है? हालात वलात कुछ नहीं होते, इंसान की फितरत होती है ऐसी। ज़ुबान एज़ल की मोहब्बत की राहों पर लाकर एज़ल को मोहब्बत की राहों पर लाकर बीच रास्ते में छोड़ दिया। उस्मान खान एज़ल के वालिद थे। जैसे ही वो एज़ल के रूम में दाखिल हुए, एज़ल अपने बेड पर लेटी हुई थी। एज़ल, बेटा उठ जाओ, बाबा की जान। एज़ल उठ क्यों नहीं रही? जैसे उस्मान साहब ने एज़ल को पलटा, एज़ल का पूरा हाथ खून से लथपथ था। बेटे, ये क्या किया आपने? उस्मान साहब ने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा। उस्मान खान ने एज़ल को उठाया और अस्पताल चले गए। उस्मान साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो आप एज़ल को टाइम से अस्पताल ले आए। शुक्र है ज़्यादा खून नहीं बहा, ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। हाथ की ड्रेसिंग कर दी है, अभी इन्हें कुछ देर रेस्ट करने दे, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएगी। चल लड़की उठ, तुझे आज शाह साहब की खिदमत के लिए शाह जी ने खुद चुना है। आज की रात उन्हें इनको खुश करना है। और याद रहे, अगर मुझे शाह जी की जानिब से तेरी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंदाबाई बड़े गुस्सेले अंदाज में अपने सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की से मुखातिब थे, जिस वक्त दुनिया जहाँ से माफिया अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। अपने लार उठवाने वाली वो प्यारी सी गुड़िया आज टूटने जा रही थी। क्या ये था इसका मुस्तकबिल? इस कदर तारीख इसकी गलती ही क्या थी? मोहब्बत करना, वो भी एक ऐसे शख्स से जो बचपन से ही इसकी ज़ात का मालिक रहा था। वही आज इसे इस मुकाम तक ले आया था जहाँ इसके पास जीने के लिए यही आखिरी रास्ता था। मोहब्बत भी क्या जालिम शय है, जिसे हो जाए वो ख़ास हो जाता है और जो कर ले वो खाक हो जाता है। बहुत बड़ी बात बोली है। मोहब्बत जब इंसान को नवाजती है तो खुशबख्त बनाती है, और जब छीनती है तो सांस तक का मोहताज बना देती है। यही तो है मोहब्बत। किसी बेमेहर से हो जाए तो जहाँ का आज़ार बन जाती है। चंदा भाई, प्लीज़ मुझे शाह साहब की खिदमत में पेश ना करें। मैं ये काम नहीं कर सकती। आपको खुदा का वास्ता मुझे इस गंदगी के दलदल में ना घसीटें, मुझे बख्श दें। इसने चंदा भाई से हाथ जोड़ते इल्तिजा की। छोड़ मेरे हाथ। चंदा भाई ने इसका हाथ छिटकते गुस्से से कहा, तुझे अब ये काम करना ही पड़ेगा। अब तो इस दलदल से कभी नहीं निकल सकती। शुरू में मुश्किल होगी, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। जब पैसा मुंह को लगेगा ना तो ये सब अच्छा लगने लगेगा। चंदा भाई ने कहर आलूद लहजे में कहा। नीलम, पकड़ इसे और छोड़ शाह साई के कदमों में छोड़ आई से। सॉरी, मैंने पूरी कीमत वसूल की है इसकी। मैंने अपने काम में बेईमानी नहीं की। समझा दे इस लड़की को, शाह साईं के साथ जाना ही पड़ेगा। वो आज रात इसे अपने घर लेकर जाएंगे। बड़ी किस्मत वाली है तो लड़की जिस शाह से अपने घर लेकर जा रहे हैं। बड़े अमीर हैं शाह साईं, तेरी तो किस्मत खुल गई। चंदा भाई ने अर्ज की जानिब देखते हुए कहा। नीलम, इसे तैयार करके जल्दी लाओ, शाह साईं इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है मैंने नावल पहले पढ़ा है? शायद मैंने कहीं और पे पढ़ा है, ऐसे इस चैनल पे नहीं पढ़ा, लेकिन लग रहा है मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आया ही नहीं। कहते ही चंदाबाई कमरे से चली गई। अब कमरे में सिर्फ नीलम और अर्ची रह गई थी। बड़े अमीर हैं शाह साईं, तेरी तो किस्मत खुल गई। चंदाबाई ने अर्च की तरफ देखते हुए कहा। अरीज नहीं है, अर्ची है, ठीक है, देख लें। नीलम, इसे तैयार करके जल्दी लाओ, शाह साईं इसका इंतज़ार कर रहे हैं। कहते ही चंदाबाई कमरे से चली गई। अब कमरे में सिर्फ नीलम और अर्ची रह गई थी। नीलम अपनी
प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे शाहज़ाई के साथ कहीं नहीं जाना। प्लीज़ मुझे किसी तरह इस कोठे से बाहर निकाल दें। अर्श ने नीलम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इस उम्मीद से कि शायद नीलम इसे इस जहन्नम से निजात दिलवा देगी। अर्श, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती, मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। चंदा भाई ठीक कह रही थी कि जो लड़कियाँ इस कोठे में आ जाती हैं, इनके लिए बाहर की दुनिया ख़त्म हो जाती है। अगर लड़की कोठे में 1 घंटा ही गुजार ले तो दुनिया इसे कबूल नहीं करती। और तुम तो 2 दिन से इस कोठे में कैद थी। कोई भी तुम्हारी पाक दामनी पर यकीन नहीं करेगा। इसने सरधा भरते हुए कहा, नहीं नीलम, अभी गाज़ियान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे कबूल कर लेंगे। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मदद करें। अर्श ने नीलम के पाँव पकड़ लिए थे। अर्श, मेरे पाँव छोड़ो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम यकीन क्यों नहीं कर लेती कि तुम इस कोठे पर तुम्हारा शौहर बेच कर गया था? नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती कि मेरे गाजी मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो तो मुझे कोई सुई से भी तकलीफ ना पहुँचाए, वो मुझे कभी भी इस गंदगी के दलदल में फेंक जाए, मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। अर्श, हकीकत को कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ से तुम किसी सूरत नहीं निकल सकती। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी कि खुदा शाहज़ाई के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करे। चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूँ, शाहज़ाई तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगे। नीलम के इनकार पर अर्श को अपनी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होती। ए मेरे अल्लाह, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना, मैं अपने शौहर की इमानत में ख़यानत नहीं करना चाहती। ए मेरे रब, मुझ पर अपना करम नाज़िल फरमा। जिस तरह अब तक मेरी हिफाजत की, आगे भी मुझे महफूज रखना। ए रब, अब तेरा ही आसरा है। अर्श ने दुखी दिल से अपने लिए दुआ की। सीन शिफ्ट की इतनी आदत पड़ गई 2 दिनों में, हमने इतनी पुख्तगी से डाल दी थी कि अब हम फिर से कहने लगे थे। एज़ल ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, इसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में है। तो क्या मैं ज़िंदा बच गई? लेकिन क्यों? मैं ज़ुहान के बगैर कैसे रहूँगी? वो ज़ारो-ज़ार रो रही थी। इसी वक्त उस्मान साहब कमरे में आए। क्या क्या हुआ? रो क्यों रही हो मेरी जान? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं बाबा, हाथ में दर्द नहीं हो रहा, दिल में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये सांसें सीने में अटक गई हैं। इसने ज़ोर से अपने बाल नोचना शुरू कर दिया। ज़ुहान ने ऐसा क्यों किया बाबा? वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? इसे पता था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी इसने मुझे छोड़ दिया। मेरी जान, संभालो खुद को। पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ। उस्मान साहब ने एज़ल को दिलासा देने की कोशिश की। ऐसी सिचुएशन में जो भी हो, लेकिन काम रहना चाहिए। बाबा जान, मुझे रोल नहीं दे। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ जाता है। पहले मम्मा चली गई, फिर अर्ज, और गाजी भाई का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। और अब ज़ुहान। बाबा, मैं अब किसी से प्यार नहीं करूँगी। एसल, बस कर दो बेटा, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। कैसा बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं इस वक्त बहुत बेबस हूँ, चाह कर भी अपनी बेटी को इसकी खुशियाँ नहीं लौटा सकता। बहुत बुरा हूँ ना मैं? नहीं बाबा, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह। कहते ही वो उस्मान साहब से लिपट गई। अब मुझे मजबूर बनना होगा। मैं किसी बेवफा की वजह से अपनी जान से ज़्यादा प्यारे बाबा जान को दुखी नहीं कर सकती। मेरी बहादुर बेटी, उस्मान साहब ने रोते हुए कहा। खान हाउस में उस्मान खान अपनी बेटी एसल खान के साथ रहाइश पजीर हैं। उस्मान साहब की बीवी की डेथ आज से 3 साल पहले हो गई थी। आमना बेगम के गुजर जाने के बाद उस्मान साहब एसल से काफ़ी दूर हो गए थे और अपना सारा वक्त बिजनेस को स्टेब्लिश करने में सिर्फ कर दिया। यही वजह है कि आज इनका शुमार कराची के बेस्ट बिजनेसमैन में होता है। आमना बेगम के गुजर जाने के बाद एज़िल पूरी तरह से तन्हाई का शिकार हो गई थी, क्योंकि उस्मान साहब भी इसे बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते थे। इन्हीं दिनों एज़िल की मुलाकात ज़ुहान से हुई, जो इसका यूनिवर्सिटी फेलो था। इनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदली, इन्हें पता ही नहीं चला। और अब ज़ुहान ने अपनी जॉब की वजह से एज़िल को छोड़ दिया। ज़ुहान के छोड़ने की वजह से एज़िल ने खुदकुशी की कोशिश की थी। लीजिए शाह साहब, आपकी हीरोइन तैयार है। नखरे बहुत करती हैं, नाजुक जो है, खास ख्याल रखिएगा। ये मेरे कोठे का कोहिनूर है, जिसे मैं आपके हवाले कर रही हूँ शाह साहब। दुल्हन के लिबास में घूंघट लिए कांपते बदन के साथ वो अप्सरा शाहसाई के दिल को बेकरार कर रही थी। चलो लड़की, प्लीज़ मुझे शाहसाई के साथ ना भेजें। अर्श ने एक बार फिर चंदा भाई से इल्तिजा की कि शायद चंदा भाई को इस पर तरस आ जाए। इसी वक्त शाहसाई वहाँ आए और इसका अर्श का चली नाजुक हाथ थाम लिया। लड़की, जल्दी करो, मुझे बहुत ही देर हो रही है, मेरे पास तुम्हारी इन फजूलियात के लिए वक्त नहीं। शाहसाई ने इसके हाथ पर अपनी ग्रिस मजबूत की, वैसे घसीटते हुए कार में बिठाया। मेरी जान, क्या कर रही है? एसल जो गहरी सोच पे घूमते हुए उस्मान साहब की आवाज़ सुनकर चौंक गई। बेटा, 2 दिन से आप इस कमरे में बंद हो, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। बाबा जान, कुछ वक्त तो लगेगा इसे भूलने में। कहते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एसल, बाबा की जान मत रो, आपके आंसू मुझे कमज़ोर करते हैं। मेरी जान, इस कमरे से बाहर आओ, मैं आज का सारा दिन अपनी जान के साथ गुजारना चाहता हूँ। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, आज हम मिलकर कुकिंग करेंगे, ठीक है? बाबा जानी, मैं अभी आती हूँ। किचन में उस्मान खान और एज़ल को कुकिंग कर रहे थे। उफ़ बाबा, ये आपने क्या क्या बिरयानी में इतनी मिर्च डाल दी है? मैंने कहा था 1 चम्मच डालिएगा, आपने 2 चम्मच डाल दी। अब तो ये बहुत स्पाइसी बनेगी। तो कोई बात नहीं, आज अपने बाबा के हाथ की स्पाइसी बिरयानी से लुत्फ़अंदोज़ हो। बाबा, मैं इतनी मिर्ची वाली बिरयानी नहीं खा पाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है बाबा जान? आप बिरयानी ऑर्डर करें, मैं तब तक किचन समेट लेती हूँ। एज़ल पहले की तरह चहक रही थी, अब लगता है एज़ल जल्द सँभल जाएगी। अल्लाह पाक मेरी बेटी की मुश्किलें आसान कर दे। उस्मान खान ने एज़ल को देखते हुए दुआ की थी। अगली किस्त।
लड़की जल्दी कार से उतरो, मैं नहीं उतरूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। घूंघट की आड़ में इसने शाह-सही से इल्तिजा की। तुम कैसी लड़की हो मुझे पता है, पहले सब नाटक करती हैं, बाद में सेट हो जाती हैं। जल्दी उतरो, मेरा वक़्त ज़ाया ना करो। शाह-सही ने अर्च को कार से बाहर आने का कहा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अर्च ने बाहर निकलने से इनकार कर दिया। जाएँगी तो तुम्हारे अच्छे भी। इसी वक़्त शाह-सही ने इसे अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाते इसका घूंघट उतरते ही इसका चाँद सा चेहरा वाज़ेह हो गया। इसकी ग्रीन आँखें जो रोने के बाद सूज चुकी थी, काजल आँखों से बहकर गाल पर फैल चुका था। नाक जिसमें छोटी-सी नोज़पिन पहनी हुई थी, काँपते हुए होंठ जैसे इस वक़्त रेड लिपस्टिक से सजे हुए थे। देखकर शाह-सही में मबहूत रह गए, वो अपनी पलकें तक झपकाना भूल के। मुझे नीचे उतारें, मैं खुद चली जाऊँगी। अर्ज के बोलने पर शाह-सही होश में आए। तुम्हें ही शौक था मेरी बाहों में आने का। शाह-सही ने अपने होंठ इसके चेहरे के करीब ले जाकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। इनकी बात सुनकर अर्ज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। रोते हुए शाह-सही के बाजू पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और इसे नीचे उतारने का कहा। छोड़ो मुझे, दूर हो मुझसे बदतमीज़ घटिया इंसान। वो मुसलसल अपने नर्म व नाजुक हाथों से शाह-सही को थप्पड़ लगा रही थी कि शाह-सही ने इसके नर्म व नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। लड़की, अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ। अगर मैंने एक लगा दी ना तो 2 दिन तक होश ठिकाने नहीं आएँगे। मर्दों के हाथ भारी क्यों होते हैं? एक थप्पड़ पड़ा और चले मेरे भाई। सुन लो लड़की, आज से मुझे शाह सही कहकर बुलाओगी। शाह सही ने तेज में जवाब दिया। और आप भी सुन लें, मुझे लड़की कहकर नहीं बुलाएंगे, अर्ज कहकर बुलाएंगे। अर्ज कासियान। अर्ज ने भी शाह सही के अंदाज में जवाब दिया। शाह सही से अपने बाहों में उठाकर कमरे में दाखिल हुए और इसे आराम से बेड पर बिठा दिया। लड़की, ओ नो अर्ज साहिबा, इस कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करो, मैं कुछ देर तक आता हूँ। अल्लाह करके ना ही आए, अर्ज ने आहिस्तगी से कहा। कुछ कहा तुमने? शाह ने इस हिलते हुए लबों को देखते हुए इस्तफसार किया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अर्ज ने फ़ौरन ना में गर्दन हिला दी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि जल्द आपकी शादी कर दूँ। उस्मान खान ने एज़ल को ज़ुहान के गम से निकालने के लिए सोचा कि इसकी शादी कर दी जाए। बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। ज़ुहान की वजह से एज़ल मर्दज़ात पर भरोसा करने से डर रही थी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले आपको अपने घर में हंसता बसता देखूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। बेटा, मेरी खातिर भी शादी नहीं करोगी? उस्मान खान ने अपनी मोहब्बत का वास्ता देते हुए कहा। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ बाबा जान, अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए। टेक योर टाइम बेटा, हमेशा खुश रहो। उस्मान खान ने इसके सिर पर हाथ रखते हुए एज़ल को दुआ दी। बाबा जान, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ध्यान से जाना। मैं इकरम ड्राइवर से कहता हूँ, वो आपको ले जाएगा। उन्होंने एज़ल को शॉपिंग पर जाने की इजाज़त दे दी। रास्ते में इकरम बाबा ने ईज़ल से शॉपिंग के बारे में पूछा। बेटा, आपको शॉपिंग में कितना वक़्त लगेगा? ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटा लगेगा। ईज़ल ने जवाब दिया। गुड़िया, मुझे आज जल्दी घर जाना था। क्या हुआ अकरम बाबा, सब ठीक तो है? गुड्डू की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने परेशानी से कहा। क्या हुआ गुड्डू को? ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब? डॉक्टर से चेकअप करवाया है? ईज़ल ने एक साँस में सवालों की बौछार कर दी। बेटा, ज़्यादा मसला नहीं, बस मौसमी बुखार है। आपको घर छोड़कर गुड्डू का चेकअप करवाने जाऊँगा। अकरम बाबा, मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे मॉल तक ड्रॉप कर दें, वापसी पर मैं टैक्सी ले लूँगी। आप अपने घर जाएँ और गुड्डू का चेकअप करवाएँ। गुड़िया, मुझे आपकी फ़िक्र लगी रहेगी। अकरम बाबा, परेशान ना हो, मैं छोटी-सी एज़ल नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना ख़्याल रख सकती हूँ। आप मेरी तरफ से बेफ़िक्र रहें। एज़ल ने अकरम बाबा को तसल्ली दी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फँस गई हूँ, मेरी मदद फ़रमा। ए अल्लाह, शाह के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। मेरे रब, मुझे रुस्वा होने से बचा लें। मैं किसी और की इमानत हूँ। ए अल्लाह, मुझे इस मुश्किल आज़माइश में सरख़ुरू करें। वो जहाँ नमाज़ पर बैठी हुई दुआ कर रही थी, इसी वक़्त शाह सही कमरे में दाखिल हुए। इसे बंद आँखों रब से दुआ माँगते हुए देखकर शाह सही मबहूत रह गए थे। वो जो खोए हुए थे, इसे जायनमाज़ फ़ोल्ड करते हुए देखकर इनकी हवास बहाल हुए। अपनी कैफ़ियत पे काबू पाते हुए अर्ज को रात को तैयार होने का कहा। लड़की, रात को तैयार रहना ना चाहती हो भी इनके मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकल गए। मैंने आपको भी पहले भी बताया है, मेरा नाम अर्ज है, अर्ज गाज़ियान, इसने चीखते हुए कहा। डार्लिंग, इतनी ज़ोर से मत चीखो, इतनी नाज़ुक सी जान है तुम्हारी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी हसीन रात का क्या होगा? शाहज़ही ने गंभीर अंदाज में कहा। ये कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप? शाहज़ही की घटिया बातें सुनकर अर्ज का चेहरा गुस्से की वाइज सुर्ख़ी माइल हो गया था। तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम एक तवाइफ़ हो और तुम्हारा काम है हम जैसों का दिल बहलाना? शाहज़ही ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। अर्ज ने अपना चेहरा शाहज़ही की गिरफ्त से छुड़वाते हुए उल्टी जानिब कदम बढ़ाए और बेयकीनी से कहा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मुझे आप पर पूरी दस्तरस हासिल है। तुम पर, तुम्हारे वजूद पर तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है। शाहज़ही ने अपनी रोबदार आवाज़ में जवाब दिया। आप मुझ पर या मेरे वजूद पर कोई हक नहीं रखते। वो दूर हैं। अर्च ने इन्हें ज़ोर से धक्का दिया। मैडम बिल। एज़ल ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और अगले ही पल इसे हैरत का शदीद झटका लगा। इसके पैसे कहाँ के? ओह शिट, लगता है पर्स में पैसे रखना भूल गई। मेरा कार्ड भी एक्टिव करवाने वाला है। उफ़, अब क्या करूँ? इसने परेशानी से अपना पर्स ज़ोर से काउंटर पर रखा। भाई, मैं अपना अमाउंट घर भूल गई हूँ। इसकी शर्मिंदगी से कहने पर इसके करीब खड़े लड़के ने बिल अदा किया। इस दौरान एज़ल बिल्कुल खामोश रही। इस लड़के के बिल पे करते ही एज़ल ने इसका शुक्रिया अदा किया। आपका बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ। इस लड़के को एज़ल का भाई कहना बहुत बुरा लगा। सारे लड़कों को लगता है।
अब तो ये साबित हो गया फिक्शनल का भी लगता है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। हाय, आई एम मुस्तफ़ा अली शाह। ब्लू जीन्स वाइट शर्ट के साथ ब्राउन बूट पहने 6 फुट से निकलता हुआ कद 30 साल मर्द बुला का खूबसूरत था। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम एजल खान है। आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगी। एजल ने बात करते ही 2 कदमों का फासला तय किया कि इसका पाउंड स्लिप हुआ। इसने फ़ौरन आगे बढ़ते ही इसे अपने दोनों बाजू से संभाला था। एजल इस सूरत हाल पर पूरी तरह शर्मिंदा हुई और झटके से मुस्तफ़ा से दूर हुई। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो सड़क पड़ते चेहरे के साथ फ़ौरन पलटी और अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। इसे ऐसा करता हुआ मुस्तफ़ा ने देख लिया। इसकी सदा पर मुस्तफ़ा का दिल ज़ोर से धड़का था। इस लड़की में कुछ तो ख़ास है। लगता है आपसे दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी, मुस्तफ़ा ने दिल में। शाहसाई ने सुबह कमरे में कदम रखा कि उन्होंने बेड की जानिब देखा। बहू थी तो रह गए। अर्ज के ब्राउन लंबे बाल किसी आबशार की तरह बेड पर फैले हुए थे। गोरा रंग जर्द पड़ गया था। गुलाबी बड़े बड़े लब जो थोड़े खुले हुए थे इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। ग्रीन आंखें बंद थी। आँख के पास दिल बुरी तरह से इन अपनी जान मुतवज्जा कर रहा था। डार्लिंग उठो मेरी जान, सुबह होगी। अर्ज ने किसी की आवाज़ सुनते ही आहिस्ता 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 अपनी आंखें खोली। शाहसाई को अपने सामने देखकर वो झटके से उठी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, उठ जाए, नए दिन का आगाज़ हो चुका है। शाहसाई ने सरगोशी की। सुबह होगी? अर्ज मध्यम आवाज़ में बड़बड़ाई। जी अर्ज साहिबा, उठ जाए, सुबह के 10 बज रहे हैं। क्या मैं इतनी देर तक सोती रही? अर्ज के जहन में कल का मंजर लहराया। शाहसाई से बहस करने के बाद वो रूम से बाहर चले गए। इनके जाने के बाद जब तक वो जागती रही, खौफजदा रही और रोते हुए शाहसाई के ना आने की दुआ करती रही। रोते रोते वो कब सो गई इसे पता ही ना चला। सुबह इसकी आंख शाहसाई के पुकारने पर खुली। क्या शाहसाई पूरी रात मेरे पास नहीं आए? ये ख्याल जहन में आते हैं अर्ज ने सुकून का सांस लिया। लड़की, अपनी ख्याली दुनिया से वापस आओ। कल मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार पाया। आज का पूरा दिन मैं अपनी डार्लिंग के साथ गुजारूंगा। शाहसाई की बात सुनकर इसे 100 वोल्ट का झटका लगा था। अपने चंदा भाई से सिर्फ रात तक का महादा किया था, अब मुझे जाने दे। अर्ज को लगा जैसे बस एक रात की ही बात थी जो कि गुजर गई। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें डार्लिंग? मैंने तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है, एक रात की नहीं। अब तुम सारी ज़िंदगी मेरी कैद में गुजारोगी। इस कैद से तुम चाहकर भी रहाई हासिल नहीं कर सकती। शाहसाई के अल्फाज सुनकर अर्ज को अपने जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस हुई। मुझे जाने दें, मेरे साथ ये जुल्म मत करें शाहसाई, इसने ज़ारों की तार रोते हुए कहा था। डार्लिंग रोना बंद करो, कुछ देर में तुमसे तफसीली मुलाकात होती है। कहकर शाहसाई कमरे से बाहर निकल गए। शाहसाई के बाहर जाते हुए अर्ज अल्लाह से अपनी सलामती की दुआ करती रही थी। एजल शॉपिंग से फारिग हुई तो बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इन ड्राइवर पर कॉल करती हूँ कि टैक्सी भेज दें। इन ड्राइव पे सर आधा घंटा हो गया और टैक्सी अभी तक नहीं आई थी। अब क्या करूँ, तो रात हो रही है। ऐसा करती हूँ, डैड को फ़ोन करती हूँ। डैड भी कॉल अटेंड नहीं करे, हो सकता है कि वो बिज़ी हों। एजल, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बड़बड़ाते उसने थोड़ा सा रास्ता तय किया। सड़क पर अक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। हाय बेबी, लिफ्ट चाहिए? इसी वक्त इसके पास एक गाड़ी रुकी जिसमें 3 से 4 12 लड़के बैठे इसे ऊपर से नीचे तक हवस भरी निगाहों से ताड़ रहे थे। नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए। एजल की जान पर बनाई। आखिर थी तो भी एक नाजुक सिनफ़े नाजुक। अल्लाह आज बचा ले। दुआ करते ही इसने सड़क पर भागना शुरू कर दिया। खौफ इसके पूरे वजूद में सराहियत कर रहा था। ए रुक जा, इन लड़कों ने एजल को पुकारा। एजल जितना तेज़ भाग सकती थी इतनी स्पीड से भाग रही थी। इतनी जल्दी क्या है बेबी? वो जो भाग रही थी कि वो लड़के इसके सर पर पहुंच गए। मेरे करीब ना आना, एजल ने कांपती आवाज़ में कहा। टाइम ज़ाया ना कर लड़की। हेल्प हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो, वो ऊंची आवाज़ में चीखी। चुप कर, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे मुखालिफ से मत भागना चाहिए था जहाँ से वो मॉल से चली थी पैदल। इसी वक्त इन्हें एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी जिसकी हेडलाइट इनके चेहरों पर पड़ी। सब ने इस जानिब देखा। इस गाड़ी से एक नौजवान बाहर आता नजर आया। क्या हो रहा है यहाँ पर? इसने अपनी दबंग आवाज़ में पूछा था। भाई प्लीज़ मेरी हेल्प करें, ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एजल ने इस लड़के से मदद मांगी। कितनी बार कहा है कि मुझे भाई मत बुलाया करो, सिर्फ मुस्तफ़ा कहा करो। मुकाबिल ने कहा। कौन है बे तू? इनमें से एक लड़का इसकी बात काटते हुए बदतमीजी से बोला। मेरे बारे में जानने को रहने दो, बस चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मुस्तफ़ा ने लड़कों को वार्निंग दी। ये लड़की हमारा शिकार है और हम इसे छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगर तुझे इतनी हमदर्दी जाग रही है तो आजा, तेरे लिए भी ऑफ़र है। तू भी हमारे साथ अपनी रात रंगीन बना सकता है। ऑफ़र दो कि मुझे तुम लोगों की रात तो मैं रंगीन बनाता हूँ। मुस्तफ़ा ने इसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। इसकी ऐसी हालत देखकर इसके बाकी दोस्त डर के मारे वहाँ से फरार हो गए। वो कमज़ोर से 18-19 साल के लड़के थे। कहाँ मुस्तफ़ा जैसा मजबूत हिसाब का मालिक और इसकी बूढ़ी। वो लड़के इसका हरगिज़ मुकाबला नहीं कर पाते। इस लड़के ने मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारा तो वह हैरान रह गया कि इसके दोस्त इसे अकेला छुड़कर भाग गए थे। खुद को वहाँ अकेला महसूस करते इस लड़के ने मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। तुमने तो गिर को भी मार दे दी। वादा करता हूँ आइंदा किसी लड़की को तंग नहीं करूँगा। माफ़ी मांगते ही वो भी सड़क से उठा और वहाँ से भाग गया। रिलैक्स, चले गए हैं वो घटिया लोग। मुस्तफ़ा एजल के करीब के से उठने के लिए कहा। एजल का उल्का देखकर इसे गुस्सा आया। जो दुपट्टे से बेनियाज जीन शर्ट में थी, शरबती आंखें, गुलाबी होंठ
साफ रंगत बिखरे हुए बालों में किसी को भी अपनी जान में तवज्जो कर सकती थी। मुस्तफ़ा ने इससे नज़रें चुराई। तुम रात के इस पहर सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? मैं अभी शॉपिंग करके फ्री हुई तो टैक्सी लेने के लिए जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आई तो ये सब हो गया। इसने रोते हुए जवाब दिया। अच्छा आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं आप रहने दें, मैं खुद ही चली जाऊँगी। एज़ल अब मुस्तफ़ा पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको हिफाजत आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। यहाँ इस टाइम सेफ नहीं। पहले तो वो सोचती थी कि साथ जाऊँ कि रहने दूँ। अगर इसके साथ ना गई तो भी किसी टैक्सी में जाना पड़ेगा। किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा, तो क्यों ना इसी के साथ ही चली जाऊँ। मिस सोचे नहीं आ जाएँ। मुस्तफ़ा ने इसके लिए फ्रंट डोर ओपन किया। वो दौड़ते-दौड़ते मुस्तफ़ा की कार में बैठ गई। मिस एज़ल अपना एड्रेस भेज दें। इसने मुस्तफ़ा को अपना एड्रेस बताया। अपना एड्रेस बता दें सॉरी। आप मुझे एज़ल बुला सकते हैं। आपने एक बार फिर मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मैं आपको मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। इसने ये अल्फ़ाज़ आहिस्तगी से कहे। आपने जो बिल पे किया था वो पैसे मैं आपको वापस कर दूँगी। इट्स ओके, नो नीड टू रिटर्न। पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे ज़मीर पर बोझ रहेगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। बस यहीं पर उधार दें। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूँगी। आप मुझे पैसे कैसे वापस करेंगी? मुस्तफ़ा ने एज़ल से कहा। ऐसा करें कि मेरा कार्ड रख लें। जब पैसे लौटाने हुए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। मुस्तफ़ा ने सूरत हाल का फ़ौरी हल पेश किया था। ओके खुदा हाफ़िज़ कहकर वो घर की जानिब चलती। एज़ल जब तक घर में दाखिल नहीं हुई, इसी वक़्त तक मुस्तफ़ा इसे देखता रहा। मुस्तफ़ा बहुत खुश था। वहाँ से वापसी पर इसे एज़ल से मिलने की एक उम्मीद मिल गई थी। ओके। शाह साईं, आप मुझे कैद में नहीं रख सकते। मोहब्बतें वक़्त की मोहताज नहीं होती साईं, मगर कदर की कैदी ज़रूर होती हैं। आपकी दौलत और ऊँचा मर्तबा मुझ जैसी तवाइफ़ तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा है। अरे! अरे! अना परवार हुआ क्या? मैं तवाइफ़ ज़रूर हूँ शाह साईं, पर इतनी भी गुज़री नहीं कि आपके साथ अपना वक़्त सर्फ़ करूँ। कीमती मोहब्बतें भी अनमोल लोगों के लिए होती हैं। मुझ तक रसाई भी आप सिर्फ़ मेरी मौत के बाद ही हासिल कर सकते हैं। आप मुझ पर कभी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। मुझ पर सिर्फ़ एक इंसान का हक़ है और वो गाज़ियान शाह है, मेरे शौहर। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हें कोठे पर तुम्हारा शौहर बेच कर गया है। कितनी दफ़ा कहूँ, मेरे शौहर ऐसा नहीं कर सकते। बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। अगर तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता तो कभी तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर नहीं जाता। सबको गलतफ़हमी हुई है, मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा है। इतना एतबार भी अच्छा नहीं होता। साहिबा, अभी से हकीकत को तस्लीम कर लें, वरना तकलीफ़ ज़्यादा होगी। ज़िंदगी तो अब तुम्हें मेरे साथ ही गुज़ारनी पड़ेगी, वरना वक़्त रहते समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुस्तफ़ा अपने ऑफ़िस में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि इसके मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आई, जिसे इसने फ़ौरन अटेंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अली शाह स्पीकिंग। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से एक खूबसूरत निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जी मिस, आपको कौन बात कर रही हैं? मुस्तफ़ा को ऐसा महसूस हुआ कि इसने पहले भी ये आवाज़ सुनी हो। मैं एज़ल ख़ान। दूसरी जानिब से जवाब आया। कैसी हैं आप एज़ल? मैं ठीक हूँ। मुस्तफ़ा, मैं आपके पैसे वापस करना चाहती हूँ। एज़ल, मैंने पहले भी कहा था पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मुस्तफ़ा, मैं वापस करना चाहती हूँ। चलें जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा। कुछ देर बाद वो मुस्तफ़ा के बताए हुए मुकाम पर पहुँची। इसकी नज़र जैसे ही मुस्तफ़ा पर पड़ी, इसने फ़ौरन हाथ हिलाया। मुस्तफ़ा इस वक़्त एज़ल को देख रहा था, जो पिंक फ्रॉक में मोम की गुड़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुस्तफ़ा इसे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो अपने हुस्न से बेखबर आहिस्ता-आहिस्ता कदम इसकी जानिब बढ़ा रही थी। मुस्तफ़ा इसके हुस्न में खोया हुआ था। मुस्तफ़ा, कहाँ खोए हुए हैं? एज़ल मुस्तफ़ा को बिना पलक झपके खुद की जानिब देख कर कन्फ्यूज़ हो गई। कहीं भी नहीं। कहते ही इसने इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। आइए अंदर चलते हैं, इसने अपनी इस कैफ़ियत से बाहर आते हुए कहा। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। आएँ एज़ल, यहाँ बैठें। इसने एज़ल के लिए चेयर आगे की। बहुत शुक्रिया। एज़ल ने चेयर पर बैठकर इसका शुक्रिया अदा किया। अब बताएँ क्या खाना पसंद करेंगी आप? कुछ भी नहीं, मैं बस आपके पैसे वापस करने आई थी। एज़ल ने पैसे इसकी जानिब रख दिए। एज़ल, मैं ये पैसे इस सूरत में कबूल करूँगा अगर आप लंच मेरे साथ करें। क्या लेंगी आप? मुस्तफ़ा इसे देखते हुए पूछने लगा। आप कुछ भी मँगवा लें। क्या आपको बिरयानी पसंद है? मुस्तफ़ा ने एज़ल से पूछा। यही मँगवा लें। एज़ल ने अपनी राय का इज़हार किया। अगर आपको नहीं पसंद तो कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा फिर ठीक है। मुस्तफ़ा ने इसी वक्त ऑर्डर दिया। 2 प्लेट बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक मँगवाई। बिरयानी के आते ही वैसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसी वक्त कोई इनके टेबल के करीब आया। एज़ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? ज़ुहान ने इसके करीब आते ही कहा। जी आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? एज़ल ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं ज़ुहान, तुम्हारी पहली मोहब्बत। कौन ज़ुहान? मैं किसी ज़ुहान को नहीं जानती। ऐसे कैसे भू अ, भू ऐसे कैसे भूल नहीं जानती? आई थिंक ऐसे कैसे भूल गई या ऐसे कैसे नहीं जानती। 2 दिन पहले तक तो मेरे लिए मरने को तैयार थी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? जो एज़ल सुहान को जानती थी वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसे छोड़ा था। अब तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो जल्द मिसेस मुस्तफ़ा बन जाएगी। इनसे मिलो, ये है मेरे मंगेतर मुस्तफ़ा अली शाह और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और तुम्हें मैं अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊँगी ताकि तुम भी देख सको मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश हूँ और मेरे मंगेतर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कभी किसी भी रीज़न की वजह से मुझे नहीं छोड़ेंगे। एज़ल ने पल भर में ज़ुहान को जता दिया कि वो इस जैसे बेवफ़ा को भूल गई है। एज़ल जिसने ज़ुहान के साथ के ख्वाब सजाए थे, सारे ख्वाब शीशे की तरह पाश-पाश हो गए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एज़ल ने झूठ का सहारा लेते हुए ज़ुहान के सामने मुस्तफ़ा को अपना मंगेतर ज़ाहिर किया। एज़ल, तुम कैसे मुझे इतनी जल्दी भूल सकती हो? वो ये सुनकर हैरान ही तो रह रह गया था। तुम ही ने
तुम्ही ने तो कहा था कि भूल जाओ और मैं भूल गई। एज़ल ने पल भर में इसकी गलतफ़हमी को दूर किया। तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो इंग्लैंड में जॉब हो गई थी ना? मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो जॉब मेरे लिए नहीं किसी और के लिए थी। प्लीज़ एज़ल मेरे साथ ऐसा मत करो। सूरत-ए-हाल वही थी लेकिन किरदार बदल गए थे। आज जोहान गिड़गिड़ा रहा था, कुछ दिन पहले एज़ल गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज़ मिस्टर जोहान साइड पर रहो। मुझे भी अपने मंगेतर के साथ शादी की कल से वो दुल्हन के लिबास में थी। अर्श को इससे सुर्ख लहंगे से वहशत महसूस हो रही थी। अब क्या करूँ, इस लहंगे से कैसे छुटकारा हासिल करूँ? किसी से मदद मांगती हूँ। बहुत ऐसे कमरे से बाहर निकली, सामने मुलाजमा लाउंज की सफाई कर रही थी। बात सुनिए, शाह सईं कहाँ है? इसने मुलाजमा से पूछा। बीबी जी, शाह सईं इस वक्त अपने ऑफिस में होते हैं। मुलाजमा जवाब देती अपने काम में मसरूफ़ होगी। शाह सईं घर नहीं है। ऐसा करती हूँ कि शाह सईं के आने से पहले यहाँ से भाग जाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर की जानिब भागते हुए किसी से जोर से टकराई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका सर किसी दीवार से टकरा गया हो, लेकिन सामने की तरफ देखते ही इसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस वक्त शाह सईं के सीने से लगी हुई थी। कहाँ जाने की तैयारी है डार्लिंग? इसे बाहर की जानिब भागते देख कर शाह सईं ने इस्तफसार किया। कहीं भी नहीं। वो झटके से इनसे दूर हुई थी। अंदर मेरा दम घुट रहा था तो ताज़ी हवा में सांस लेने जा रही थी। अर्श ने बहाना बनाया। लग तो नहीं रहा कि तुम गार्डन में ताज़ा हवा लेने जा रही थी। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। इस गार्डन की हदूद से आगे गेट है और कभी इस गेट को पार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मेरी कैदी हो और अब तुम्हें हमेशा इसी कैद में रहना है। गेट के पास जाने की कोशिश भूल के भी मत करना, क्योंकि गेट के पास बुलडॉग्स मौजूद हैं और तुम कभी भी बुलडॉग्स की खुराक नहीं बनना चाहोगी। शाह सईं ने ये बताकर इसकी रही सही जान भी निकाल दी। आओ अंदर चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लाया हूँ, देख कर बताना तुम्हें पसंद आए भी है। ताज़ा हवा में सैर फिर किसी वक्त कर लेना। शाह सईं से ऐसे बात कर रहे थे जैसे इनमें बहुत गहरी दोस्ती हो। बड़े मालिक, मैंने खुद सुना है वो लड़की छोटे बाबा को अपना मंगेतर कह रही थी। वो लड़की ये भी कह रही थी कि वो और छोटे बाबा बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। महद फ़ौरन फ़ोन बंद करो। मुस्तफ़ा और इस लड़की को लेकर हवेली पहुँचो, जैसा आपका हुक्म बड़े मालिक। मुस्तफ़ा, मैंने जोहान के सामने झूठ बोला, इसके लिए सॉरी। इट्स ओके एज़ल, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आपका एक बार फिर शुक्रिया, आपने मेरी फिर मदद की। आप हमेशा मुझे हर मुश्किल से बचा लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मुझे जाना चाहिए, कहती वो वहाँ से जाने लगी। इसी वक्त 3-4 आदमियों ने मिलकर एज़ल को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मुस्तफ़ा जैसे ही मदद के लिए आगे बढ़ा, महद बाबा को देख कर हैरान रह गया। महद बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बड़े मालिक ने आपको हवेली बुलाया है। महद बाबा, मैं घर नहीं जाऊँगा। मुस्तफ़ा ने जाने से इनकार कर दिया। मैं आपको मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। छोटे मालिक गाड़ी में बैठे। महद बाबा के अल्फाज सुनकर मुस्तफ़ा गाड़ी में बैठ गए। इतने सालों बाद बाबा सईं को मेरी याद कैसे आ गई? मुस्तफ़ा ने दिल में सोचा। मुस्तफ़ा को कार में बैठते ही एज़ल हैरान रह कि ये क्या हो रहा है? ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कि इन्होंने हमें किडनैप तो नहीं कर लिया? खौफ के मारे इसके अल्फाज अटक अटक के निकल रहे थे। डरो नहीं, ये लोग मेरे बाबा सईं के आदमी और हम दोनों को हवेली लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? वो परेशानी से इसकी जानिब देखते हुए बोली। ये तो हवेली जाकर पता चलेगा, इसने कहा। मुस्तफ़ा, प्लीज़ अपने बाबा के आदमियों से कहीं मुझे जाने दे। मेरे बाबा जान मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अब ये गाड़ी हवेली जाकर ही रुकेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम जैसे ही हवेली पहुँचेंगे मैं आपको वापस भिजवा दूँगा, आप परेशान ना हो। मुस्तफ़ा ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए इसे तसल्ली दी। अर्श ने शाह सईं के लाए हुए ड्रेसेस में से ब्लू कलर का फ्रॉक पहना। शुक्र है इस लहंगे से छुटकारा मिला। वज़ू करके वो अल्लाह की बारगाह में खड़ी हो गई थी। जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाया, इसका जिस्म कँपकपा रहा था। वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो कर अपना दर्द बयान कर रही थी। अल्लाह, मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। मुझे कोई रास्ता दिखा कि मैं यहाँ से हिफाजत बाहर जा सकूँ। अल्लाह की बारगाह में अपना दर्द बयान करने से इसके दिल में सुकून उतर आया था। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी जी, मैं साबरा, मुझे शाह सईं ने आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। जाओ और कह दो अपने शाह सईं से कि मुझे कोई नाश्ता नहीं करना। लेकिन बीबी जी, शाह सईं ने कहा कि जब तक आप नाश्ता न कर ले मैं वापस ना आऊँ। एक बार कहा ना कि मुझे नाश्ता नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। मुलाजमा के जाने के कुछ देर बाद शाह सईं कमरे में आए। खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं भी है फिर भी खाना खाओ। रज़िया भी खाना लेकर आए। मुस्तफ़ा ने रज़िया भी को खाना लाने का कहा। खाना खाओ, मुस्तफ़ा ने दरिश्तगी से कहा। इधर मुस्तफ़ा लिखा हुआ है, शाह सईं की जगह। मैंने कहा ना भूख नहीं है। अर्श ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। अर्श, आराम से खा लो, वरना मुझे खिलाना पड़ेगा और मेरे हाथों से तुम हरगिज़ नहीं खाना चाहोगी। मैं नहीं खाऊंगी। जाएं आप यहाँ से। बार बार मेरे पास वक्त मत आया करें। जब मुझे भूख होगी तो मैं खुद ही खाना खा लूँगी। अच्छा, ऐसे तुम नहीं मानोगी, मेरे हाथों से ही खाओगी। शाह सईं ने नवाला इसके मुंह के करीब लेके और ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाल दिया। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद खाना खा लूँगी। डर के मारे इसने तेज़ी से खाना शुरू कर दिया कि शाह सईं से फिर से खिलाने ना लग जाए।
खतीजा बेगम कहाँ हैं आप? क्या हुआ शाहजी? आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या मुस्तफ़ा घर आ रहा है? हाँ, मुस्तफ़ा घर भी आ रहा है और हमारी बहू को भी साथ ला रहा है। क्या सच में मुस्तफ़ा ने शादी कर ली? इनके बोलने से इनकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। बेगम शादी नहीं की, अपनी ज़िद छोड़ दी है और शादी के लिए मान गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मेरे घर में भी खुशियाँ आएँगी। शाहजी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे दुःख ख़त्म हो गए। कहते ही खतीजा बेगम शाहजी के सीने से लग गई। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, रात होगी है, मैं चुपके से इस मेंशन से भाग जाऊँगी। अर्च ने एक बार फिर शाह मेंशन से जाने का सोचा। वो अपने रूम से निकली। इसने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई भी ना था। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुए वो गेट के पास पहुंची। वहाँ दो बुलडॉग्स गेट के साथ बंधे हुए थे। बुलडॉग्स ने अर्च को देखते ही घुराना शुरू कर दिया। अर्च खौफ के मारे मेंशन की तरफ भागी और फिर किसी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर की लगी कि वो गिर गई। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर किसी को लगता है ना कि किसी से लाइक ख़ास तौर पे एक मर्द से टकराने पे कुछ नहीं होता, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन लगता था कल तक, परसों तक, जब अचानक मैं अपने फादर से ऐसे करके टकराई ना, तो उनके कंधे में ऐसा लगा उफ अल्लाह, मेरे सर में साथ ही दर्द स्टार्ट हुआ। या हीरोइन और हम सब मतलब लाइक लड़कियाँ थोड़ी सी नाजुक होती हैं, बेशक उन्हें मतलब लाइक कुछ भी आता हो, लेकिन यूजुअली ना वो थोड़ी नाजुक होती हैं, मर्द थोड़े मजबूत होते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाह सही ने इसे नीचे से उठाते हुए पूछा। यहाँ से भागने की कोशिश करी थी, इसने दूबदू जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। शाह सही का अंदाज ऐसा था जैसे चाहता आ रहे हो कि मैंने कहा था तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, तुम यहाँ मेरी कैदी हो। ये बात अपने इस नन्हे से जहन में बिठा लो। ये बात सुनकर अर्ज ने गुस्से से शाह सिंह का कॉलर पकड़ा। मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। अर्ज भरपूर नफरत का इजहार करते हुए इनसे दूर। तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी। वो सुर्ख आंखों से इसकी सहरज़दा आंखों में देखती हुई सर्द लहजे में बोले और आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी जानिब बढ़ाना शुरू कर दिया। यह देखकर अर्ज खौफज़दा होगी और अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए। कुछ नया था इनके अंदाज में, देखने का अंदाज़ और इनकी मोहब्बत भरी आंखें कोई और ही पैगाम दे रही थी। काफ़ी देर तक वो इसके नक्श तकते रहे, फिर इसे खुद में भींच लिया। इसने खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। होश खोने से पहले इसे एक लफ्ज़ सुनाई दिया था, हार्ट बीट। जैसे गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, गेट पर फ़िज़ान शाह और खतीजा बेगम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। खतीजा बेगम ने लपक कर मुस्तफ़ा को गले लगाया। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए बेटा, अब कभी अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। ये साल जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। खतीजा बेगम आपदीदा हो गई थी। अब तो हमारे साथ रहोगे ना? अब तो रहने की वजह भी साथ है। उन्होंने एज़ल की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मुझे जैसे शाह जी ने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बेटे के लिए, आखिर मेरा बेटा मान ही गया शादी के लिए। अब मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करूँगी, पूरा गाँव देखेगा। उन्होंने पुरजोश अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। अब मुझे बहू से मिलने दो। खतीजा बेगम आगे बढ़ी और एज़ल को गले लगा दिया। बहुत खूबसूरत हो, आखिर मेरी बेटी की पसंद हो। अगर आप भी मुझे अम्मा कहकर बुलाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एज़ल हैरानगी से आंखें फाड़े इन्हें देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। जब तक वो समझने के काबिल हुई, सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। एज़ल जैसे खतीजा बेगम की गलतफहमी दूर करने के लिए बोली, आंटी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी वक्त मुस्तफ़ा ने इसका हाथ पर थाम लिया और खामोश रहने का इशारा किया। मुस्तफ़ा, आंटी को गलतफहमी हो रही है, मुझे इनकी गलतफहमी तो दूर करने दे। एज़ल, अभी जो हो रहा है इसे होने दो। मुस्तफ़ा ने इसकी जानिब झुकते हुए आहिस्ता से कहा। आकिब शाह अपने गाँव के सरदार थे। वो एक नर्म दिल इंसान थे, लेकिन अपने असूलों के पक्के थे। सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। इनका एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा फ़िज़ान शाह, जिनकी शादी आकिब शाह ने अपनी मर्ज़ी से खतीजा बेगम से करवाई। इनका एक बेटा मुस्तफ़ा शाह, जिसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बिज़नेस के फील्ड का इंतखाब किया, क्योंकि हालांकि फ़िज़ान शाह ने मुस्तफ़ा से कई बार कहा कि वो अपनी ज़मीनों पर काम करे, लेकिन मुस्तफ़ा को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि आकिब शाह की बेटी आलिया ने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ अपने क्लास फेलो से शादी की। इस वजह से आकिब शाह ने आलिया से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। मुस्तफ़ा बचपन से ही सुनता आ रहा था कि इसकी फूफो ने घर से भागकर शादी की। जब तक आकिब शाह ज़िंदा रहे, इसने अपने दादा जान को आलिया फूफो के लिए रोते हुए देखा। अपनी फूफो की वजह से मुस्तफ़ा लड़कियों से नफरत करने लग गया था कि 30 साल का होने के बावजूद वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब इसके मान जाने पर फ़िज़ान शाह और खतीजा बेगम बहुत खुश थे। मुस्तफ़ा, जब सब गलत समझ रहे हैं, हमें इनकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एज़ल, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सकता। मैंने बहुत अरसे बाद अपने माँ बाप को इतना खुश देखा है। फूफो के जाने के बाद आज मैंने अपने बाबा साईं के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट देखी है। मैं इनकी ये खुशी नहीं छीन सकता। मैं खुद मजबूर हूँ, समझने की कोशिश करो। तुम कोई मजबूर नहीं हो, तुम मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो बस।
क्या समझो मुस्तफ़ा, मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ आपके माँ बाप को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। एजल दांत खिचका कर है कि आपने कहा था हवेली जाते आप मुझे मेरे घर भिजवा देंगे। नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? एजल बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी। इसी वक्त मुस्तफ़ा ने इसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा। छोड़े मेरा हाथ और जाने दे मुझे। एजल ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की। एजल स्टॉप इट, मेरी बात सुनो, हम शादी कर लेते हैं। मुस्तफ़ा क्या कह रहे हो? होश में तो हो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, इसने सख्त लहजे में कहा। जब हम कुछ अरसे के लिए शादी कर लेंगे, अभी मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं, मैं इन्हें दुखी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। वो धड़क कर बोली, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ। हम कुछ अर्सा तक इस शादी को सबके सामने खुशी खुशी निभाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने वालिदैन को समझा दूंगा और हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे। क्या मुझे मुस्तफ़ा से शादी कर लेनी चाहिए? बाबा भी तो यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। ऐसा करती हूँ, इसी से ही शादी कर लेती हूँ, इतना बुरा भी नहीं है और कुछ अरसे बाद से अलग हो जाऊँगी और बाबा को समझा लूँगी। एजल ने दिल में सोचा, कहाँ खोगी? बताओ, राज़ी हो? मुस्तफ़ा ने इससे कहा, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। क्या शराइत है? पहली, मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारूंगी, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी, मुझ पर रौब नहीं डालेंगे। तीसरी, मुझसे दूर रहेंगे। अब बताएं, आपको ये शराइत मंजूर है? मुझे ये शराइत मंजूर है। मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर भी करूँगा, तुम पर रौब भी डालूंगा और तुमसे दूर हरगिज़ नहीं रहूँगा। मुझे तुम्हारी रूह में समा जाओ, मैं तुम्हारी रूह में समा जाऊँगा। हैं? उसने तो उल्टा ही कहा था। मुस्तफ़ा ये सोच कर ही दिल में खुश हो रहा था। ओह। एजल इसके चेहरे पर खुशकुन तासरा देकर इस हैरे से पूछा, क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नहीं तो मैं कब मुस्कुरा रहा। इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। मुस्तफ़ा, अब तो मुझे अपने घर भिजवा दें। ठीक है, अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एजल जैसे घर में दाखिल हुए, उस्मान साहब लाउंज में सोफे पर बैठे थे। एजल को देखते हुए इसके पास आए। बेटा आप ठीक तो है ना? मैं आपको कॉल कर रहा था और आपका फ़ोन भी बंद आ रहा था, कितना परेशान हो गया। बाबा जान मैं ठीक हूँ। एजल ने तसल्ली दी। बेटा आप कहाँ थी? बाबा जान, वो मैं मुस्तफ़ा के साथ थी। इसने अटकते हुए जवाब दिया। मुस्तफ़ा कौन है बेटा? बाबा जान, मुस्तफ़ा मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसने सुरख चेहरे से जवाब दिया। इसी वक्त उस्मान साहब के फ़ोन पर कॉल आने लगी कि इनके बाद दरमियान में रहकर वो कॉल पर बात करने में मसरूफ़ हो गए। बात खत्म होने के बाद उस्मान साहब बोले, फैज़ान शाह का फ़ोन था, उन्होंने मुझसे आपके रिश्ते की बात की है। बाबा जान, फैज़ान अंकल ही मुस्तफ़ा के बाबा सही हैं। बेटा आपको ये रिश्ता मंजूर है? बाबा जान, अगर आपको ठीक लगे, मुझे तो बात करने के अंदाज़ ही काफ़ी सुलझे हुए लगे। मैं इन्हें डिनर पर बुला लेता हूँ ताकि हम इन्हें अच्छे से जान लें। ठीक है बाबा जान, जैसा आपको बेहतर लगे। उस्मान साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। तो इस महीने की 16 तारीख ठीक रहेगी? फैज़ान साहब, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? उस्मान साहब, एजल अब हमारी बेटी है, आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, हमें जहेज़ बिल्कुल नहीं चाहिए और शादी के इवेंट्स की फ़िक्र ना करें, सारे इवेंट्स वेली में ही होंगे। बस आप अपनी बेटी को रुखसत करने की तैयारी करें। फैज़ान शाह ने इन्हें तसल्ली दी। इसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले इसे शाह का चेहरा नजर आया जो इस पर झुके हुए थे। गाजी, क्या ये आप हो? इसने नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारा गाजी ही हूँ। इतनी देर कर दी मुझे पहचानने में? कहती हूँ उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार दी और रुमाल से अपना चेहरा साफ कर दिया। इनकी गोरी रंगत वाज से होना शुरू हो गई थी। गाजी, इसके हलक से बामुश्किल इसका नाम निकल चला मेरे भाई। उसने तो इसको इसके साथ साथ हमें भी हैरान कर दिया। ओह माय गॉड, मुझे लग तो रहा था, मुझे लगा ये इससे मोहब्बत करने लग गया है। शायद वो उसके पास जाए तो वो उसे कहे कि तुम लाइक उधर गुजार के आई, इस वजह से मैं ना तुम्हें तलाक देने लगा और समथिंग। लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। वो इनके गले लग कर रोने लगी। गाजी, मैंने आपको हर पल याद किया। सब आपको कसूरवार समझते थे, मैंने किसी पर यकीन नहीं किया। मुझे यकीन था मुझे बचा लेंगे। जैसे इसके हवास फाल हुई, इसने ज़ोर ज़ोर से इसके थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। आपने मुझे शाह साईं बनकर बहुत तंग किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ये लम्हात बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं कि मैं एक नामहरम के साथ रह रही, और जो आपने इस रात किया कितनी अज़ियत में थी कि एक नामहरम ने मुझे छुआ। वो गम गुस्से से फट पड़ी। हार्ट बीट, मैं तो इस हवा को भी इजाज़त नहीं देता कि वह तुम्हें छू जाए। सांस कहाँ से ले रही है तुम्हारी महबूबा? तो मेरे होते हुए कोई नामहरम तुम्हें कैसे छू सकता है? सो सॉरी, ये तो जस्ट एक लाइन है, लाइक होता है ना। बट इसमें अगर होता है ना लाइक वो गर्म हवा, लाइक गर्म सर्द हवा कभी या मुखालिफ हवा कभी होता है। खैर, हम मजाक कर रहे थे बस। गाजी, में 2 दिन तक कोठे में रही। मैंने 2 दिन तक मार बर्दाश्त कर ली, लेकिन अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। वहाँ कोठे पर सब कहते थे आप मुझे वहाँ छोड़ कर गए थे, लेकिन मुझे वो आप पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जानता हूँ, मेरी हार्ट बीट को मुझ पर भरोसा है। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसी गंदी जगह के पास भी ना गुजरने दूँ तो वहाँ छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी ज़ात पर तवाइफ का बदनुमा
दाग लग गया है जो कभी नहीं मिटेगा। ये दुनिया मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। इसने मायूसी के आलम में कहा, कोई कबूल करे या ना करे, मुझे अपनी हार्ट बीट हर हालत में कबूल है। जिसने भी मेरी जान को इस दलदल में फेंका है, इसे हिसाब देना होगा। इसने गेज़ो गज़ब से कहा, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, कौन ऐसा कर सकता है? क्या काशी आपको पता है वो कौन था? वो जो भी है कल तक तुम्हारे सामने होगा। अभी मैं कुछ पल अपनी हार्ट बीट के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए खामोश रहो। इसने अर्ज के होंठों पर उंगली रखते हुए बेख्तियार के दोनों गालों पर प्यार किया था। अगली एपिसोड। खान मेंशन में अहमद खान अपनी बीवी आलिया के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इनकी इकलौती बेटी अर्ज जो MSc कर रही थी। अहमद खान की बहन और बहनोई एक हादसे में वफात पा चुके थे। इस हादसे के बाद अहमद खान अपने भांजे गाजियान को अपने घर ले आए थे। गाजियान बचपन से अर्ज से बहुत मोहब्बत करता था। इसकी हर ख्वाहिश अर्शद को पूरा करना अपना फ़र्ज समझता था। इसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता था। गाजियान की मोहब्बत को देखते हुए दोनों का निकाह बचपन में ही हो गया था और इस रिश्ते से दोनों ही खुश थे। गाजियान का ख्वाब था कि वो पुलिस ऑफिसर बने, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो CSS के इम्तिहान क्लियर कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो नाश्ता कर लो, खतीजा बेगम ने इसके लिए खाना निकालते हुए कहा। नहीं मम्मानी जान, अभी मैं फ्रेश होऊंगा, अगर टाइम हुआ तो नाश्ता कर लूँगा, इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करूँगा। बेटा कौन सा इंटरव्यू? मामू मानी, मैंने कुछ दिन पहले जॉब के लिए टेस्ट दिया था, आज इसका इंटरव्यू है, मेरे लिए दुआ करिएगा। बेटा हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हमारा बेटा ज़रूर कामयाब होगा। आलिया शाह ने इसे दिल से दुआ दी। गाजी की जाती अर्ज हाल में आई। मामा आप सिर्फ गाजी से प्यार करती हैं, मुझसे प्यार नहीं करती। आलिया बेगम ने अर्ज का कान पकड़ा। बताओ मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं? माँ जी मामा, आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। बेटा आप दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा हो, हमारी कुल कायनात हो। अहमद खान ने अर्ज को अपनी सीने से लगाते हुए कहा था। बेटा आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? मामू ममानी जान, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। ये सब आपकी दुआओं की वजह से हो पाया है। अगर मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो मुझे 2 माह की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। इसने उदासी से कहा। मेरा बेटा उदास क्यों हो गया? ये तो खुशी की बात है। बस ये सोच रहा हूँ कि 2 माह आप लोगों के बगैर कैसे गुजारूंगा, हमारे बगैर या अर्ज के बगैर। उन्होंने इसे तंग करते हुए कहा था। आप मेरे दिल की सारी बातें कैसे जान लेती हैं ममानी जान? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, एक दिन भी तो आप अर्ज के बगैर नहीं गुजार सकते। अच्छा आप परेशान ना हो, इस बात की खुशी महसूस करो कि बहुत जल्द आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने इसे खुश करने के लिए कहा। अर्ज की बचपन से ही एक दोस्त थी, एजल। वैसे तो गाजियान अर्ज को किसी से दोस्ती नहीं करने देता था, लेकिन सिर्फ एजल को ही इजाज़त मिली क्योंकि गाजियान एजल को बहनों की तरह चाहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर काम एक दूसरे की मर्ज़ी से ही करती थी। अर्ज किचन में थी, इसके फ़ोन पर मैसेज आया। जैसे ही इसने मैसेज ओपन किया, स्क्रीन पर एजल का मैसेज शो हो रहा था। अर्ज क्या कर रही हो? इसने रिप्लाई दिया, मैं बिरयानी बना रही हूँ। क्या बिरयानी बना रही? और मुझे बताया भी नहीं, मैं अभी तेरे घर आ रही हूँ। ठीक है आजा, इसने मैं जवाब दिया। आज मैं आप सबके लिए स्पेशल बिरयानी बनाकर लाई हूँ। अर्ज बिरयानी लेकर लाउंज में गई, वहाँ सभी बैठे हुए थे। इसी वक्त एजल वहाँ पहुँच गई। आते शुक्र किया कि वो टाइम पर पहुँच गई। अब मैं अपनी रोल के हाथ की बनी हुई बिरयानी खाऊंगी। अर्ज ने जस्ती बिरयानी की प्लेट एजल को पकड़ानी चाहिए। गाजिया ने फ़ौरन प्लेट उचक ली और खाना शुरू किया। गाजी भाई दैट्स नॉट फेयर, मेरी डोल ने मेरे लिए बिरयानी बनाई है, आप ये प्लेट मुझे वापस करें। एजल ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं मैं वापस नहीं करूँगा। गाजी ने इसे देने से इनकार किया। पहले बिरयानी मैं खाऊंगा क्योंकि मेरा इस पर ज़्यादा हक है, आखिर मेरी बेगम बना कर लाई है। इसने मोहब्बत पाश नज़रों से अर्ज की तरफ देखते हुए कहा। गाजिया ने बिरयानी का नवाला लेते ही तारीफ़ों के पुल बारना शुरू कर दिया। उफ बेगम आपके हाथ में तो बहुत जायका है, मेरा दिल चाह रहा है जिन प्यारे प्यारे हाथों से आपने ये बिरयानी बनाई है इन्हें चूम दो। गाजी ने किसी का लिहाज किए बगैर कहा। गाजी ये क्या कह रहे हैं बेशरम आदमी, सब हमें देख रहे हैं। गाजी ने शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिल चाह रहा है कि बिरयानी की जगह तुम्हें खा जाऊँ। इसने सरगोशीनुमा आवाज़ में इसकी तरफ झुकते हुए कहा। अर्ज ने ज़ोर से इसके पाँव पर हील मारी और जाकर सोफे पर बैठ गई। गाजी इसके साथ सोफे पर बैठ गया। बाकी सोफे पर जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ अहमद खान, आलिया खान और एजल बैठे थे। एजल का मुँह बना देख कर गाजी ने इसे पूछा, क्या हुआ है? मैं आपसे नाराज़ हूँ गाजी भाई, आप अकेली बिरयानी खा गई, मुझे चिखने भी नहीं दी। मेरी हार्ट बीट ने मेरे लिए बनाई थी तो मैंने खा ली। गाजी ने इसे जताया कि वो ज़्यादा अहम है। इतनी सी थी कि सिर्फ गाजी खा गए, बाकी सारे मेरे लिए बनाई थी, पूछ लें अपनी डोल से। एजल ने से पुकारा। एजल कुड़िया कितनी बार कहा है अर्ज को डोल मत कहा करो, आप भी तो इसे हार्ट बीट कहते हैं। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, मेरी तो बीवी है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मेरी भी दोस्त है, मैं इसे जिस मर्जी नाम से पुकारूँ। एजल कहा ना आइंदा डोल मत कहना। मैं तो कहूँगी ढोल ढोल। वो चीखते हुए बोली। क्या हुआ एजल? अर्ज ने इसकी जाने बकर पूछा। फिर तो नहीं लड़े आप दोनों? इसने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ढोल गाजी भाई सारी बिरयानी खा गई, इसने दांत पीसते हुए कहा, और मुझे एक बाइट भी नहीं दी। मुझे बहुत भूख लगी है, इसने मासूमाना अंदाज में कहा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा गाजी से लड़ती थी लेकिन अर्ज के सामने मासूम बन जाती थी और जिसकी वजह अर्ज बेचारे गाजी से नाराज़ हो जाती थी। गाजी से मनाता रह जाता था कि इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन अर्ज अपनी दोस्त को ही मासूम समझती थी। ऐसा ही होता है, शोहर को नहीं मासूम समझती बीवी, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए। गाजी आपने अच्छा नहीं किया। अभी वो गाजी को ही कसूरवार समझ रही थी।
आओ एज़ल, मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाती हूँ। हार्ट बीट, मेरे लिए भी पास्ता बनाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है पास्ता खाने को। काशी ने पीछे से आँख लगाई। काशी, क्या हो गया? अभी आपने इतनी ज़्यादा बिरयानी खाई और अब आपको पास्ता भी खाना है? सुन ले, पास्ता मैं सिर्फ एज़ल के लिए बनाऊंगी, इसने तड़क कर कहा और किचन की जानिब भटक गई। एज़ल भी गाजी को मुँह चिढ़ाते अर्ज के पीछे किचन में चलेगी। तुम्हें तो देख लूँगा गुड़िया। गाजी बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। किचन में जाकर एज़ल ने दोबारा से अपना शिकायत लगाना शुरू कर दी। घासी भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। डोल, एज़ल तुम्हें इतना तंग नहीं करते, मुझे तो बचपन से ही तंग करते आ रहे हैं, बचपन से अपनी मर्ज़ी मुसलत करते आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ करने ही नहीं देते। दूसरी जानिब अर्ज को भी अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। अब इतने बुरे भी नहीं है मेरे भाई। अर्ज की बुराई सॉरी करने पर बिरयानी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। अर्ज की बुराई करने पर एज़ल को बुरा लगा। दोनों एक दूसरे से जितना मर्जी लड़ लें लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अभी तो बाहर इनके साथ लड़ाई कर रही थी। अर्ज ने कहा, डोल इतना तो चलता है। एज़ल, पास्ता बन गया है, चख के बताओ कैसा बना है। एज़ल ने पास्ता मुंह में डाला। डोल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बहुत मज़े का बना है। आओ रूम में चलकर खाते हैं। तुम ही खाओ, मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। क्या तुम कॉफ़ी पियोगी? नहीं, रहने दो डोल। एज़ल ने इसके गुलाबी गालों को खींचा। बहुत क्यूट डोल, ऐसे तो नहीं मेरा भाई तुम पर फिदा। ये गुलाबी गाल, ग्रीन आंखें, पुरकशिश लब। एज़ल, तुम मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। ओ, तो मेरी डोल शर्मा रही है। भाई के सामने शर्माना, फिर तो नाम भी मिलेगा। एज़ल बेशरम, जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं रूम में, कॉफ़ी बनाकर वहीं आ जाना। आज कॉफ़ी बनाकर जैसी फारिग हुई तो वो फ्रिज में दूध रखते हुए पलटी तो किसी ने इसे जोर से अपनी तरफ खींचा और खुद के इतने करीब कर लिया कि उसकी गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। छोड़े गाजी, ये क्या कर रहे हैं? वो अपने दोनों हाथ इससे छुड़वाते हुए बोली, लेकिन गाजी ने इसके दोनों हाथ जकड़ लिए और खुद अर्ज के बेहद करीब हुआ कि इसकी आंखें हैरत के बायस खुल गई। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़े, हम किचन में हैं। चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए। गाजी ने इसकी बनाई हुई कॉफ़ी मज़े से पी। बहुत शुक्रिया इस मज़ेदार सी कॉफ़ी के लिए, और इसका माथा चूमता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। अर्ज, मैं और आपके डैड 2 दिन बाद उम्रा के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी सीट्स कंफर्म हुई हैं। सच मामा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं आप दोनों के बगैर कैसे रहूँगी? इसने उदासी से कहा। परेशान ना होना, खांसी है ना आपके साथ? क्यों, क्या हो ममानी जान, कहीं जा रही हैं आप? गाजी ने इनकी आखिरी बात सुनते पूछा। जी बेटा, जी गाजी बेटा, मैं और आपके मामू उम्रा के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये सादत सबको नसीब हो, आमीन। बेटे, अब देखो, अर्ज हमारे जाने से परेशान हो रही है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका ये सफ़र इंतहाई खुशगवार गुजरे। अर्ज की फ़िक्र ना करें, इसे तो हैरत आदत है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अर्ज, अब खुशी खुशी मामू ममानी को जाने की इजाज़त दो। गाजी, मैं इन्हें जाने से रोक नहीं रही, बस उदास हो जाऊंगी मामा और डैड के जाने से। दोनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना। आलिया बेगम ने इन्हें नसीहत की। आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं इनके साथ ही रहूँगी। ऐसा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड़िया, क्या तुम्हें कबाब में हड्डी बनना पसंद है? गाजी ने हंसते हुए कहा। मैं शुरू से ही हड्डी बनकर आप दोनों के दरमियान हूँ। ये तो सही कहा, एक बार रुखसती हो जाने तो तुम्हें अपनी हार्ट बीट के पास भी फटकने नहीं दूंगा। चलो बच्चों, बहस ख़त्म करो, अपना ख्याल रखना सब। अर्ज आलिया बेगम के गले लगकर रोने लगी। चुप कर जाओ मेरी जान, बस कुछ दिन ही तो हैं, फिर मैं और आपके डैड जल्दी ही अपनी प्रिंसेस के पास वापस आ जाएंगे। इसी वक्त अहमद खान ने उनका हाथ पकड़कर गाजियन के हाथ में थमा दिया। बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी आपके हवाले करके जा रहा हूँ, मेरी प्रिंसेस को कभी कोई तकलीफ मत पहुँचाना। हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। मामू जान, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अर्ज का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूँगा। अहमद खान और आलिया शाह ने जाते वक्त एक नज़र अपने हंसते मुस्कुराते बच्चों पर डाली, जो अभी भी किसी बात पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। एज़ल, मैं तो अभी से उदास हो गई हूँ, एयरपोर्ट से वापस आए उन्हें कुछ देरी हुई थी। अर्ज, उदास मत हो अंकल आंटी जल्द वापस आ जाएंगे। गाजी भाई कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे, वो किसी काम से गए हैं। आ जाओ, टीवी पर एक इंटरेस्टिंग शो शुरू होने वाला है, मिलकर वो देखते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। एज़ल ने इसकी उदासी दूर करने के लिए कहा। यार सच में ये शो बहुत फ़नी है, हंसकर मेरे पेट में दर्द होने लगा। आज शो देखते हुए हंसकर लोटपोट हो रही थी। शो तो बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया देखकर। एज़ल ने चैनल चेंज करते हुए इस वक्त न्यूज़ चैनल पर यह खबर नशर हो रही थी कि लाहौर से सऊदीया जाने वाला जहाज़ पूरी तरह से तबाह हो गया। मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है, जहाज़ इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ है कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। ये न्यूज़ सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो गई थी। इसी वक्त काजी हाल में दाखिल हुआ। ओह माय गॉड। वैसे तो यूजुअली शुक्र है, हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है। हार्ट बीट, गुड़िया, मैं अपने के लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। गैस वॉट, रहने दो, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है और 1 हफ्ते बाद मैं ट्रेनिंग पर जाऊँगा। है ना बहुत अच्छी खबर? वो अपने ध्यान में बोल रहा था जैसे इनकी नज़र दोनों पर पड़ी। क्या हुआ आप दोनों को? इनके तासरात देख कर इसे किसी ने होने का एहसास हुआ था। काजी भाई एज़ल का नाम लेते ही रोने लगे।
एज़ल इनका नाम, सॉरी। गुड़िया क्या हुआ? कुछ तो बोलो भाई। अंकल और आंटी जिस जहाज़ में गए थे वो क्रैश हो गया। इस खबर ने इसके ओसान खत्म कर दिया। अस्पताल पहुंचकर जो खबर इसने सुनी वो नढाल होकर बेंच पर बैठ गए। इसके जान से प्यारे मामू और ममानी जान आज अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। गाजी किस तरह घर पहुंचा इसे कोई होश ना रहा था। कौन कौन इसके पास है इस तसल्ली दलास से दे रहे थे। वो जबत की इंतहा पर था। आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे। दिल गम से फट रहा था। तभी से एज़ल की आवाज़ सुनाई दी, गाजी भाई देखें अर्ज को क्या हो गया है। अर्ज बिल्कुल खामोश हो गई है। ये रो भी नहीं रही। वो जो अंदर ही अंदर घुट रहा था उसको बीचे रोने लगा था। हार्ट बीट तुमने सुना? मामू मानी जान हमें छोड़ कर चले गए हैं। क्या हो गया आपको काजी? ये क्या कह रहे हैं? मोम डैड उम्रे पर गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अर्ज हकीकत कबूल नहीं कर पा रही थी। एक चाह में चुप थी जो इसके होंठों से चिपक गई थी। आज अभी तुमने न्यूज़ सुनी ना? वो जिस जहाज़ में गए हैं वो क्रैश हो गया। मामू मानी अभी दुनिया में नहीं रहे, इसने कहा। गाजी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्हें पता भी है कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। फिर वो कैसे मुझे छोड़ कर जा सकते हैं? चले गए हैं वो हमें छोड़कर, मान लो इस बात को। गाजी क्या सच में वो हमें छोड़ गए हैं? इसने अपना सर हाँ में हिलाया। मॉम डैड आप ऐसे नहीं कर सकते। वो जो रोना शुरू हुई तो हर आंख में आंसू ला गए। ये सब इतना जानलेवा था कि वो होश हवास से बेगाना हो गए। अहमद खान और आलिया बेगम को गुजरे एक हफ्ता हो गया था। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। इसके जाने के बाद गाजी ने किसी हद तक खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस दहला देने वाले हादसे के बाद अर्ज कमरे में बंद होकर रह गई थी। इसका गम इतना बड़ा था कि कतरा कतरा आंसू हम वक्त इसकी आंखों से बहते रहता। हार्ट बीट, एक हफ्ते से तुम इस कमरे में बंद हो। रो मत। मामू मानी की मगफिरत के लिए दुआ करो। जो जाते हैं वापस नहीं आते। बेशक हर सी रूह को मौत का मज़ा चखना है। फिर तुम हमारी तरफ लुटाए जाओगे। हर जान ने मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे पूरे पूरे बदले मिलेंगे। जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो यकीनन कामयाब हो गया। दुनिया की ज़िंदगी धोखे के समान के सिवा कुछ नहीं। गाजी मैं क्या करूँ? मुझे इनके बगैर रहना नहीं आता। ऐसा लगता है ज़िंदगी रुक सी गई है। हार्ट बीट, जब तुम रोती हो तो यहाँ तकलीफ़ होती है। इसने अपने दिल की तरफ इशारा करते कहा। गाजी ने इसके आंसू पूछे। आज मैंने अपनी हार्ट बीट के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। और मिलकर खाते हैं। और बताना कि तुम्हारा शोहर इस इम्तिहान में कामयाब हुआ भी है। मेरा दिल नहीं कर रहा है अभी खाने को। दिल नहीं भी कर रहा तब भी मैं तुम्हें खाना पड़ेगा। गाजी ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़े इसे डाइनिंग हॉल में ले आया था। आज चक्कर बताओ कैसा बनाया? गाजी से अपने हाथों से निवाला खिलाया। बहुत मज़े का है। लग ही नहीं रहा आपने पहली बार बनाया है। गाजी ने खाना बहुत मज़े का बनाया था कि वो तारीफ़ किए बगैर न रह सकी। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा शेफ़ भी हूँ। वाह! गाजी खाने की तारीफ़ सुनकर खुश हो गया था। हार्टबीट, मैंने आपसे बात करनी थी। जी बताएं। वो कल मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन है। गाजी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। आज बात को समझने की कोशिश करो। मेरा जाना ज़रूरी है। ये मेरी सालों की मेहनत है। बड़ी मुश्किल से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। मुझे मत रोको। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर आप गए तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। एज़ल गुड़िया कल मेरी ज्वाइनिंग है और अर्ज मुझे जाने नहीं दे रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। गाजी भाई अब परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ इससे। एज़ल ने इसे तसल्ली दी। कैसी हो डोल? कोशिश कर रही हूँ ठीक रहने की। बहुत मुश्किल है मोम डैड के बगैर रहना। मैं समझ सकती हूँ। मामा के गुजर जाने के बाद मैंने भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आमीन। एज़ल ने इसे दुआ दी। डोल, गाजी भाई बता रहे थे कल इनकी ज्वाइनिंग है। लेकिन मैंने गाजी को मना कर दिया है। डोल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है पुलिस ऑफिसर बनना भाई का ख्वाब है। तुम्हें कैसे इनकी राह में रुकावट बन सकती हो? एज़ल, मैं इनकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं गाजी को खुद से दूर जाने नहीं दे सकती। ऐसा मत करो अर्ज। भाई का ख्वाब इनसे मत छीनो। तुम्हें यही डर है ना कि कहीं वो। हाँ, इसने इस बात में सिर हिला दिया। मॉम डैड कभी मुझसे दूर नहीं गए। पहली बार मुझसे दूर गए और वापस लौट कर नहीं आए। और अगर गाजी ने भी ऐसा ही किया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। डोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2 माह की तो बात है। फिर गाजी भाई तुम्हारे पास होंगे। अब इन्हें खुशी खुशी जाने की इजाज़त दो। 2 माह बाद गाजी के जाने के बाद अर्ज ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। और आज अर्ज बहुत खुश थी क्योंकि आज गाजी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आ रहा था। हार्ट बीट में आ गया। सामने से मगरूर चाल चलता हो, पुलिस यूनिफॉर्म में, ब्लैक कोट पहने, अम, आँखों पर सनग्लासेस लगाए हुए अपने पास आता दिखाई दिया। इसने आते ही अर्ज को टोटली हग किया, टाइटली, सॉरी। बहुत मिस किया मैंने अपनी हार्ट बीट को। अब मैं अपनी हार्ट बीट से कभी दूर नहीं जाऊँगा। भाई मैं भी यहाँ पर हूँ। एज़ल ने आंखों पर हाथ रखते कहा। गुड़िया, लगता है तुम्हारा भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरी फिक्र ना करे गाजी भाई, बहुत जल्द मैं अपने पिया देश चली जाऊँगी। कौन है वो बदनसीब? गाजी ने इसे चिढ़ाते कहा। बहुत खुश नसीब होगा वो जिससे मैं मिलूंगी। एज़ल ने इतराते हुए कहा। शुक्र है तुमसे जान छूटेगी। हमेशा हमें डिस्टर्ब करती हो। भाई, एज़ल ने चीखते हुए। सच्ची तो कहा। बस शादी के बाद हमें प्राइवेसी दे देना। गाजी इसे चिढ़ाने से बाज नहीं आया था। मैं जा रही हूँ अपने घर और अब यहाँ नहीं आऊँगी। कहते ही वो गुस्से से चली गई। ये क्या किया गाजी? आपने एज़ल को नाराज़ कर दिया। नाराज़ नहीं होती, देखना तुम। थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएगी। आज रात तैयार है ना मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए? मैं एक हसीन रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
तैयार हो। हार्टबीट कहते ही वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने वाइट फ्रॉक पहने जिस पर नीले रंग के रेशमी धागे की कढ़ाई की गई थी। बाजू में चूड़ियाँ पहने, लंबा शिफॉन का दुपट्टा लिए हुए, हल्का हल्का मेकअप किए, खुले बालों के साथ नाजुक गुड़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गाजियान उसकी खूबसूरती में खो गया। गाजी कैसी लग रही हूँ? बहुत हसीन लग रही हो मेरी हार्टबीट। क्या आज मैं अपनी हार्टबीट की रुखसती अपने कमरे में करवा सकता हूँ? इसने शर्माते हुए सर हाँ में हिला दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी ज़िंदगी। गाजी ने इसके माथे पर अपने प्यार की ही मोहर सबत की। इसी वक्त काजी के मोबाइल पर कॉल आई। हार्टबीट में अभी कॉल सुन कर आया, मेरा इंतजार करना, वापस आकर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार अमलन करूंगा। गाजी की बात सुनते ही वो शर्म से लाल गुलाबी हो गई थी। वो गाजी का इंतजार कर रही थी कि कोई दबे पाँव इसके कमरे में दाखिल हुआ और इसके मुंह पर रुमाल रखकर इसे बेहोश कर दिया। इसका काम तो हो गया। वो अपनी मकरूहा आवाज़ में बोला और अर्ज को उठाकर खान मेंशन से चला गया। चंदा भाई, आपके लिए नया माल लाया हूँ। वो आदमी अर्ज को कोठे पर ले आया था, ले गया। देखा दिखा कैसी है लड़की? चंदा भाई ने कहा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से मिली? मेरी बीवी है। साथ में ने जवाब दिया, कहाँ तो और कहाँ ये हसीन नाजुक कली? भाई ने इसे इसकी मामूली सूरत देखते कहा, इस सब को छोड़ो और मुझे इसकी कीमत अदा कर, पूरे 5 लाख लूँगा। इस आदमी ने अर्ज की कीमत लगाई। 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैं 2 लाख दूंगी। भाई ने ज़्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। अगर 5 लाख नहीं देने तो मैं लड़की लेकर जा रहा हूँ। चल ठीक है, दे दिए तुझे 5 लाख। पैसे लेते ही वो घटिया इंसान चला गया, मगर बगैर ये सोचे समझे कि इसकी वजह से कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाल उसने बस वैसे ही किया या किसी वजह से? क्योंकि वैसे भी हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी घटिया भी हो सकती है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। देखा और उठाया और भेज दिया, देखा चोरी की और ले गए। हार्टबीट, कहा था ना तुम्हारे मुजरिम को आज तुम्हारे सामने लाऊंगा। ये है तुम्हारा मुजरिम। गाजी ने एक आदमी को इसके कदमों में फेंका। अर्श ने जब इस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, फैसल भाई आप? सॉरी, यहाँ पे फजील लिखा हुआ है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। इस लालच की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये है कौन वैसे? क्या किसी को याद है? इसने शर्मिंदा होते अर्ज के पाँव पकड़ लिए थे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपकी वजह से मेरी ज़ात पर तवाइफ का लेबल लग गया जो कभी नहीं मिटेगा। ये माशरा कोठे से आई हुई लड़की को जीने नहीं देता। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा, लेकिन आपने कहते ही वो ऊँची ऊँची आवाज़ में रोने लगी। ऑफिसर ले जाओ इस कमीने इंसान को, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। इनके जाने के बाद गाजी अर्ज के पास आया। हार्टबीट, चुप कर जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसने अपने होठों से इसके आंसू छूना शुरू कर दिया। अर्ज आहिस्ता से इससे लग हुई थी। दूर रहे, मुझ पर दाग लग चुका है, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो रोते हुए बोली थी, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान, मेरी हार्टबीट, मेरी सांसों में बसी हो। क्या आज मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हें रूह में समा जाऊँ? वो आपके साथ मैं खुद को महफूज महसूस करती हूँ। अर्ज शर्माते हुए इसके सीने से लगी थी। गाजी ने नरमी से अर्ज को अपने करीब कर इसे अपनी रूह में शामिल कर लिया। सूरज की रोशनी ग्लास वॉल से टकराते हुए कमरे में आने लगी। गाजी नींद से जागा, आंखें खोलकर अपने दाएं साइड पर देखा। अर्ज को अपने हिसार में पुरसकून सोता पाकर इसके लब मुस्कुरा दिए। गाजियान ने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया, जिस पर वो कसमसा इसके सीने में मुँह छुपा के शायद शर्मा रही थी। गाजी इसकी सदा पर मुस्कुरा दिया। हार्टबीट इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे पुकारने लगा, उठ जाओ हार्टबीट, सुबह हो गई है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। इतनी देर तक मैं अपनी हार्टबीट के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ। गाजी ने पीछे से हाँक लगाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हार्टबीट, अच्छा सा तैयार हो जाओ, हमें एक फंक्शन पर जाना है। कौन से फंक्शन पर? वो तो सर। हार्टबीट, तैयार हो गई हो? कासिन कमरे में दाखिल होते हुए बोला और मिरर के सामने बैठी हुई अर्ज को देखकर इसके अल्फाज मुंह में रह गए। इसे देखकर किसी परी का घुमाव हो रहा था। ब्लू फ्रॉक पहने, बालों का जुड़ा किए हुए, नफीस ज्वेलरी पहने हुए, लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गो के कुछ दिनों से हम एक तो अपने घर नहीं है, इस वजह से हम हाफ हाफ कर रहे थे, सारा और हम। दूसरा, हम सख्त बिजी हैं, सख्त बिजी जिसे बोलते हैं ना कि एक मुहावरा होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो। और अब उस बिजी डे में हमारी स्टडी भी जुड़ने वाली है। हमारी बुक्स आज आ चुकी है और इसके बाद कल या परसों से हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे। सो हम ज़्यादा मसरूफ़ होने वाले हैं। बताने का मकसद ये है, वीडियो लेट होगी या वीडियो में पार्टीशन हुई तो इसके लिए ये रीज़न है। ओके ओके, बढ़ते हैं। नफीस ज्वेलरी पहने, लाइट मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हार्टबीट, बहुत खूबसूरत लग रही है। ऐसा करते हैं, कहीं नहीं जाते और ये लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। नहीं, हम फंक्शन में ज़रूर जाएंगे और अब आप रूम से जाएं, तब तक मैं अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहंदी की सुबह मुस्तफ़ा और रेचल का निकाह सादगी से तय होना पाया था। आफ्ताब खान और फैज़ान शाह ने मिलकर फैसला किया कि मेहमान हवेली में आए, क्योंकि निकाह की रस्म भी अदा होनी थी। ऐसा मुझे लग रहा है या वाकई में जो करैक्टर है उनके नाम चेंज हो रहे हैं, लाइक फादर्स लोगों के। माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। सफ़ेद कलर का लहंगा पहने जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था। सुर्ख कामदार दुपट्टे को सेट किए,
बालों का जोड़ा बनाए, ज्वेलरी पहने, लाइट मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मेरी बेटी इतनी प्यारी होगी कि आज निकाह के इतनी बड़ी होगी कि आज निकाह के बंधन में बनने जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी की खुशियाँ देख सकूँगा। उस्मान साहब ने इसके माथे पर भरोसा देते कहा था, बाबा जान रोने की वज़ह से इसके मुँह से अल्फ़ाज़ नहीं निकल रहे थे। मेरा बेटा रोना नहीं वरना मेकअप ख़राब हो जाएगा। उस्मान साहब के कहने पर हेज़ल रोते हुए मुस्कुरा दी। बाबा जान मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरी जान, हर लड़की को रुखसत होकर पिया देश जाना पड़ता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मुस्तफ़ा बहुत अच्छा लड़का है, माशाल्लाह खूबसूरत होने के साथ-साथ खूबसीरत भी है और आपका बहुत ख़्याल रखेगा। मैंने इसकी आँखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है। वो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। उस्मान साहब ने कहा, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। मेरा बेटा तो किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा है। व्हाइट शलवार कमीज़ के साथ वेस्टकोट पहने हुए, पाँव में ब्राउन पेशावरी चप्पल पहने, बालों को अच्छे से सेट किए अपनी सेहरंगेज़ पर्सनैलिटी के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। इस दिन का मुझे सालों से इंतज़ार था। अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया जहान की खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन। खदीजा बेगम ने मुस्तफ़ा को ढेर सारी दुआएँ दी थी। बाबा साईं, अम्मा जान, हाल में आएँ, आपको किसी से मिलवाना है। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए थे, सामने खूबसूरत नौजवान और उसके साथ एक प्यारी-सी लड़की थी। बेटा कौन है ये? फैज़ान शाह ने मुस्तफ़ा से पूछा। बाबा साईं, ये गाज़ियान शाह हैं और ये इनकी वाइफ़ अर्ज खान। बेटा ये क्या आपका दोस्त है? इन्हें लगा कि गाज़ी इनका दोस्त है। नहीं बाबा साईं, ये आलिया फूफो का बेटा है। आलिया का बेटा? आलिया कहाँ है? वो नहीं आई साथ? फैज़ान साहब ने इधर-उधर नज़र दौड़ाई लेकिन इन्हें वो कहीं नज़र ना आई। बाबा साईं, कुछ साल पहले एक्सीडेंट में आलिया फूफो और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आलिया इस दुनिया में नहीं है? फैज़ान शाह की आँखें पानी से भर गईं और इनकी आँखों से आँसू बहने लगे। जब इनके हवास बहाल हुए, उन्होंने आगे बढ़कर गाज़ियान के ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। बेटा मैं आपका मामू हूँ। जी मुझे पता है आप मेरे मामू हैं, मम्मा आपकी बहुत बातें करती थी। फैज़ान साईं खुद ही भांजे से मिले जा रहे हैं, हमें भी मिलने का मौका दें। बेटा मैं आपकी ममानी हूँ। खदीजा बेगम ने इन दोनों की जानिब देखते हुए कहा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई हो। मुस्तफ़ा आपकी गाज़ी से कहाँ मुलाकात हुई? बाबा सही किस्मत ने मिला दी और मैं वसीला बन गया। बीबी जी मौलवी साहब आए हैं निकाह के लिए। आ जाए सब निकाह के लिए। फैज़ान शाह ने सबसे कहा। एसल खान वल्द उस्मान खान क्या आपको मुस्तफ़ा शाह वल्द फैज़ान शाह से बावज़ शरई हक़ में है अपने निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने ऐसे ही कहा तीनों बार। काँपते हाथों से साइन करते हुए अपने हकूक़ मुस्तफ़ा के नाम कर गई थी। दूसरी जानिब मौलवी साहब ने सबकी मौजूदगी में निकाह पढ़ाना शुरू किया। मुस्तफ़ा शाह वल्द फैज़ान शाह क्या आपको एसल खान वल्द उस्मान खान बावज़ शरई हक़ में है आपके निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो मुस्कुराकर निकाहनामे पर साइन करने लगा। वो तो दोनों बोले हैं, लड़का और लड़की, इधर मैं अकेली बोली हूँ। सभी से सॉरी गले मिलकर मुबारकबाद देने लगे। गाज़िया ने भी इसे ज़ोर से गले लगाया। बहुत-बहुत मुबारक हो भाई। दुल्हन का नाम एज़ल था, तो कहीं ये हमारी एज़ल तो नहीं? गाज़ी मुझे मुस्तफ़ा भई की बीवी से मिलना है। कहाँ है वो? हार्ट बीट सीढ़ियों के साथ वाला कमरा उनका है। मैं भी इनसे मिलकर आती हूँ। अर्श जैसे ही रूम में गई एज़ल को देखकर हैरान है कि एज़ल इसके करीब आई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया। डोल तुम यहाँ कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। बहुत मिस किया तुम्हें, मैंने भी बहुत मिस किया। क्या हो गया लड़कियों की सलाह लाना चाह रही हो? गाज़ी ने कमरे में दाखिल होते ही इन्हें रोते देखकर मज़ाक किया। एज़ल गुड़िया कैसी हो? मैं ठीक हूँ भई। कहाँ गायब हो गए थे आप दोनों? वो और जो अ गाज़ी की तरफ देखकर बोली, गुड़िया मैं कुछ वक़्त अपनी बीवी के साथ गुज़ारना चाहता था, इसलिए हम यहाँ से बहुत दूर चले गए थे, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। मुझे बताकर तो जा सकते थे, मैं आप दोनों के लिए कितना परेशान थी। एज़ल ने मुँह बनाते हुए कहा था, हमें बताकर जाना चाहिए था, सॉरी। गाज़ी ने अपने दोनों हाथ से कान पकड़ते हुए एज़ल से माफ़ी माँगी। माफ़ी सिर्फ़ एक शर्त पर मिलेगी, अर्ज़ शादी तक मेरे पास रहेगी। ये सज़ा मत दो, मैं अपनी बीवी के बगैर 2 दिन कैसे रहूँगा? माफ़ी तो ऐसे ही मिलेगी। चलो क्या याद करोगे मैंने 2 दिनों के लिए अपनी हार्ट बीट तुम्हारे हवाले की। थैंक यू घासी भाई। दिन कैसे गुज़रा पता ही ना चला। सब शाम के फंक्शन की तैयारियां कर रहे थे। हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ था। फंक्शन का इंतज़ाम हवेली के हाल में किया गया था। बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। खतीजा बेगम दोनों के माथे पर बोसा देते हुए बोली, अर्ज बेटा एज़ल को बाहर ले आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अर्ज एज़ल को लेकर हाल में। मुस्तफ़ा और गाज़ियान की नज़र जैसे ही इन पर पड़ी, दोनों की हार्ट बीट भी तेज़ हो गई। एज़ल ग्रीन लहंगे के साथ येलो कुर्ती पहने, डार्क पिंक दुपट्टा लिए, हाथों में चूड़ियाँ पहने, खूबसूरत मेकअप और बालों को ज़ेवर ज़ेवर पहने नाज़ुक सा फूल लग रही थी। इसके बरक्स सर्ज ग्रीन कलर के फ्रॉक में लाइट मेकअप किए खूबसूरत लग रही थी। बेटा जी कहाँ खो गए हो? वो दोनों जो अपनी इनकी खूबसूरती में खोए हुए थे। उनकी आई थिंक शायद। फैज़ान शाह के कहने पर होश में कहीं भी तो नहीं, दोनों एक साथ बोले थे। अर्श ने हेज़ल को मुस्तफ़ा के साथ फूलों से सजे हुए झूले पे बिठा दिया। मुस्तफ़ा एक बार फिर इसकी जानिब देखने लगा। अच्छी लग रही हो। मुस्तफ़ा ने हेज़ल की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। इसने शर्माते हुए चेहरा झुका लिया। मैं कैसा लग रहा हूँ? मुस्तफ़ा ने इससे पूछा। हेज़ल ने एक नज़र मुस्तफ़ा की तरफ देखा और नर्वस होते हुए अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा ली। मुस्तफ़ा येलो कमीज़ वाइट शलवार पहने खूबसूरती से बने हुए बालों के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। मुस्तफ़ा भाई एज़ल आपकी है, कल तक का सब्र कर लें, सब आपको देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए इसने कहा। फैज़ान शाह और खदीजा बेगम ने रस्म का आगाज़ किया। फैज़ान शाह ने इनके ऊपर से ढेरों पैसे बाँट दिए। अल्लाह हमारे बच्चों को नज़र बद से बचाए। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो दुआ देते स्टेज से उतर गए।
इसके बाद सबने बारी बारी आकर रस्म की। हार्ट बीट, आपको अपनी दोस्त क्या मिली? आप अपने शोहर को भूल गई। गाजी ने इससे शिकवा किया। आपको कैसे भूल सकती हूँ गाजी? बहुत प्यारी लग रही हो, सीधा दिल में उतर रही हो। हार्ट बीट, गाजी इसके चेहरे पर नजरें जुबाई मोहब्बत पाश लहजे में बोलता अर्ज के गाल से करवा गया। मैं एक रात तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? गाजी को इसके बगैर रहना मुश्किल लग रहा था। गाजी, एक रात ही की तो बात है। वैसे भी मैं काफ़ी अरसे बाद एजल से मिली हूँ। मैं कुछ वक्त इसके साथ गुजारना चाहती हूँ। ओके जी, रह लें। वापस मेरे पास ही आना है। इस रात का बदला लिया जाएगा। गाजी ने इसके कान के पास चुपते ही सरगोशी की। आए गाजी, हम भी रस्म करने चलते हैं। चलें अर्ज, इसका हाथ थामते हुए स्टेज पर गई। रस्म करते हुए अर्ज ने गुलाब जामुन मुस्तफ़ा को खिलाया और बची हुई गुलाब जामुन एजल के मुंह में डाल दी। जूठा गाने से मोहब्बत पड़ती है। मैं चाहती हूँ अब दोनों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। आए गाजी, हम भी रस्म करने चलते हैं। चलें अर्ज, इसका हाथ थामते हुए स्टेज पर गई। रस्म करते हुए ये तो मैंने पढ़ लिया, सो सॉरी, मैंने वीडियो को पोस्ट किया। मेहंदी के फंक्शन के बाद अर्ज, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। गाजी, मैं नहीं जा सकती। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मान गए थे, अब क्या हुआ आपको? एजल नाराज़ हो जाएगी अगर मैं ना रुकी। प्लीज़ गाजी, मान जाए। ठीक है, मुझे जाने के लिए डोज की ज़रूरत है, वो कहता उसकी जानिब झुका। आज तो बहुत थक गई। अभी इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखते हुए सामने की तरफ देखा कि मुस्तफ़ा दरवाजे के करीब खड़ा था। एजल इसकी नज़रों से घबराते हुए दुपट्टा उठाने के लिए आगे बढ़ी। अपना नाजुक वजूद मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, आज तुम्हारा ये नाजुक वजूद मेरे नाम हो चुका है। मुस्तफ़ा इसकी तरफ झुकता हुआ इसके करीब आया था। एजल इसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करी थी। वो खौफ से अपनी आंखें बंद करके घनी बल्कि गुलाबी रुखसारों पर बिछी लग रही थी। इसके नरम नाजुक गाल बुरी तरह से इसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे थे। मुस्तफ़ा झुकते हुए इसके माथे पर अपना नरम गर्म लमस छोड़ गया। मुकाबल की शरकत पर इसका चेहरा शर्म से गुलाबी हुआ। ये क्या करें आप? इसने रुक रुक कर कहा। अभी तो कुछ नहीं किया। इसे अपनी जानिब झुकता देख वो इसने उसे धक्का दिया और इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद एजल को एहसास हुआ कि वो क्या कर बैठी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से से घुराया था। बोलो भी। मुस्तफ़ा इसे ज़ोर से झंझोड़ते हुए गुस्से से भड़का। मैंने कुछ कहने से पहले इसका गला रंध गया और वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। आंसू इसकी गाल पर बह रहे थे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, क्या तुम्हें मेरा करीब आना पसंद नहीं आया? मुस्तफ़ा ने इससे पूछा, जो अभी आंसू बहा रही थी। तुम्हें पसंद आए या ना, शौहर हूँ तुम्हारा। कल मेरी स्टेज से जाकर बैठने में अपना कोई हक नहीं छोड़ता। मुस्तफ़ा हुसैन शोला उगलती आंखों से, अब हुसैन लिख दिया उसके आगे। पहले कभी आफताब, कभी कुछ कभी कुछ इसके बहुत बदलते जा रहे हैं। शोला उगलती आंखों से इसे देखता ईजल के रूम से चला गया था। अर्ज जब रूम में आई तो ईजल को रोते हुए पाया। सॉरी ईजल, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मुझे मुस्तफ़ा से शादी नहीं करनी। मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ वो मुझसे दूर चले जाते हैं। मुझे मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो रही है, मैं इससे मोहब्बत नहीं करना चाहती। ईजल, तुम्हारा हक है, इनसे मोहब्बत करो। मुस्तफ़ा भाई तुम्हारे शौहर हैं, सब इस रिश्ते से बहुत खुश है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन हुआ है। ऐसे में अगर तुम शादी से इनकार करोगी तो कितनी बदनामी होगी। और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ पहुँचे? ये शादी हो जाने दो। अर्ज ने इससे परेशान कन सूरत हाल को कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन मैं मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहूँगी, जल्दी अपनी राहें इनसे जुदा कर लूँगी। एजल ने ज़िद्दी लहजे में कहा। कल लेना जो करना होगा, अभी रेस्ट करो, कल की बारात है, कल भी काफ़ी थक जाओगी। अर्श ने इसे आराम करने का कहा। मुस्तफ़ा भाई, मैंने एजल को बहुत मुश्किल से शादी के लिए मनाया है, वरना वो तो शादी से इनकार कर रही थी। इसके दिल में डर बैठ गया कि आप भी इसे छोड़ देंगे। भाभी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी दोस्त को हमेशा खुश रखूँगा, इसकी तमाम गलतफहमियाँ दूर कर दूँगा। आपको बता दूँ वो आपसे बहुत नाराज़ है, इसकी नाराज़गी जल्दी दूर कर दीजिएगा, वरना वो आपको छोड़ कर जा सकती है। अर्श ने इसे हक़ाइक़ से आगाह किया। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं नहीं जाने दूँगा, हमेशा अपने पास रखूँगा। मुस्तफ़ा यार, कितनी देर लगाएगा तैयार होने में? तेरी तैयारी तो आज ख़त्म ही नहीं हो रही। मैं बहुत प्यारा दिखना चाहता हूँ ताकि मेरी खूबसूरती देखकर मेरी बीवी खुद ही मान जाए। बेटा, जितनी बुरी तरह वो तेरे से नाराज़ है, आसानी से नहीं मानेगी। कोई नहीं, तेरा भाई आज मना लेगा अपनी जान को। बेस्ट ऑफ लक मुस्तफ़ा, चल अब जल्दी कर। लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया तूने। मेरी पहली शादी है, इतना तैयार होना तो बनता है ना। जी जनाब, इतना तैयार होना तो बनता है। स्किन कलर की शेरवानी के साथ ब्लैक शूज़ पहने कुछ और कह रहे थे। स्किन जब पड़ा जेल से बालों को अच्छे से सेट किए हुए परफ्यूम लगाने में मसरूफ था। चल बस कर दे, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेज पर बैठा वो कब से ईजल का इंतज़ार कर रहा था। ईजल लाल लहंगा पहने, लाल ही दुपट्टे का घूंघट ओढ़े कदम कदम इसकी जानिब बढ़ रही थी। इसके कदमों के साथ साथ मुस्तफ़ा के दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी, लेकिन ये देखकर वो मुंह बसोड़ कर रह गई जब ईजल को घूंघट में पाया। बसोड़ कर रह गया सोई। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर इसका नरम नाजुक हाथ थामते हुए स्टेज पर आने में इसकी मदद की थी और इसे अपने सोफ़े पर बिठा लिया था। सोफ़े पर बैठती ईजल ने अपना हाथ मुस्तफ़ा से छुड़वा लिया। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि इस हाथ के साथ साथ पैर से सर से पैर तक मेरी हो
मेरी हो, कहती मुस्तफ़ा ने इसे नरम नाजुक हाथ दोबारा थाम लिया। एज़ल ने अपना हाथ छुड़वाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन छुड़वा नहीं पाई। आपको तो रात में देखूंगी, इसने घूंघट के आड़ में दांत पीसते हुए कहा। देख लेना, रात को मैं भी तुम्हें देखना चाहूंगा। बेशर्म कहते ही वो मुस्तफ़ा से कुछ फासले पर होगी। क्या बातें करें अब दोनों? अर्श ने इन्हें बातें करते देख इनके पास आई। हम बात तो नहीं कर रहे थे, एज़ल घबराते हुए बोली। मुस्तफ़ा भाई, आपने अपनी दुल्हन का घूंघट तो उठाया ही नहीं, अभी उठा देते हैं भाभी। मुस्तफ़ा घूंघट उठाते ही मिसमराइज रह गया था। खूबसूरत मेकअप में, डार्क रेड लिपस्टिक में वो गजब ढा रही थी कि बेसाख्ता इसके मुंह से माशाल्लाह निकला। मुस्तफ़ा मेरे भाई होश कर, तू स्टेज पर है, रात को फुर्सत से तारीफ़ कर लेना, गाज़िया ने शरारत से कहा। अर्चो बाहर की तरफ बढ़ी थी, गाज़ियन की आवाज़ सुनते ही रुकी। हार्ट बीट, आज तो अपने शौहर को कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही। गाज़ियन, मैं स्टेज पर दूध पिलाई की रस्म कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, कहती वो स्टेज पर चली गई। ओके जी। मुस्तफ़ा भाई, मुझे इस दूध के बदले 5 लाख चाहिए। मुस्तफ़ा भी लाइक, तुम बहन अपना दूध ही लेके चली जाओ। नहीं पीना मुझे, 1 गिलास दूध है और 5 लाख चाहिए। मैं पहले ही कह रही हूँ, दुल्हन को कोई फ़ायदा नहीं होता शादी से। सारे पैसे तो उसकी बहनें ले जाती हैं। इतने ज़्यादा पैसे नहीं दूँगा तो थोड़ा कम नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी इकलौती साली हूँ, मैं 5 लाख ही लूँगी, 1 लाख में काम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। अभी इतनी प्यारी दोस्त आपके हवाले करी हूँ, इसके लिए भी नहीं 5 लाख देंगे? आपकी दोस्त के लिए जान भी हाज़िर है, ये पैसे क्या चीज़ है? चलें फिर जल्दी से दे पैसे, ये ले जी, ये आपके पैसे। मुस्कान इसके हाथ पर 5 लाख का चेक रख दिया। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठा, इज़ल अपने बाबा जान के गले लगकर बहुत रोई। मुस्तफ़ा बेटे, मैं अपनी जान आपके हवाले कर रहा हूँ, इसे कभी कोई तकलीफ़ मत देना। अंकल आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो, मैं अपनी जान से बढ़कर इज़्ज़त का ख़्याल रखूँगा। अपने पापा की दुआओं तले रुखसत होकर इज़्ज़त पिया देश चली गई थी। चंद रस्मात के बाद एज़ल को कमरे में भेज दिया गया। मुस्तफ़ा अपने कमरे की जानिब आ रहा था। कमरे के बाहर अर्ज को देखकर हैरान रह गया। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ नेग लेने के लिए आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था, वो नेग तो आपने साली की हैसियत से दिया था और ये नेग बहन होने की हैसियत से देंगे। मुस्तफ़ा बिना बहस के 1 लाख का चेक इसके हाथ में थमाते कमरे में चला गया। आज मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। गाज़ी ने आज पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया, क्या हुआ इन्हें? कहीं गाज़ी मुझसे नाराज़ तो नहीं? कमरे को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मुस्तफ़ा ने कमरे में आते ही एज़ल को ढूंढा। इसी वक्त एज़ल बाथरूम से निकलती दिखाई दी। ये क्या किया एज़ल? ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? मैंने तो भी तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था। मुस्तफ़ा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स थे सॉरी। आइंदा कभी ये लफ़्ज़ मत बोलना, ये बात अपने ज़हन में बिठा लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, एज़ल ने कहा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी मुलाकातें बढ़ती रहीं, मेरी पसंद का मोहब्बत में बदली, मुझे पता ही नहीं चला। और ये मोहब्बत रफ्ता रफ्ता बढ़ती ही जा रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेपनाह। मुस्तफ़ा, मुझे इस रिश्ते को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, वैसे भी मैं इस रिश्ते का आगाज़ तुम्हारी मर्ज़ी से करूँगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा, तो जितनी जल्दी हो सके हमारे रिश्ते को कबूल कर लो। मुस्तफ़ा ने इसे वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दिया था। शुक्र है मुस्तफ़ा, रिसेप्शन अच्छे से हो गया, मैं तो बहुत थक गई हूँ। रेस्ट कर लो जान, मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी में हूँ। एज़ल, गाज़ी मुझसे नाराज़ है, लेकिन क्यों नाराज़ है? मैं तुम्हारे साथ रुकी थी तो इस वजह से नाराज़ है? डोल, तुम तो गाज़ी भाई की इजाज़त से मेरे पास रुकी थी। इजाज़त दी तो थी, लेकिन फिर भी नाराज़ है। अर्ज फ़िक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। देखना, अभी थोड़ी देर तक भागते हुए तुम्हारे पास आएँगे। कुछ देर बाद गाज़ी भागता और रूम में दाखिल हुआ और अर्ज के एक-एक नक्श को छूता जा रहा था। हार्ट बीट, तुम ठीक तो हो? कहाँ चोट लगी है? दिखाओ मुझे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ईसल ने मुझे फ़ोन किया था और कहा आपको काफ़ी बुरी चोट लगी है। गाज़ी, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, सॉरी इसने ऊपर गाया, मैं पढ़ना भूल गई। गाज़ी, वो आप मुझसे नाराज़ थे तो मैंने ईसल को बता दिया। ईसल ने कहा वो आपसे ऐसा कुछ कहेगी कि आप नाराज़गी भूल कर भागते हुए मेरे पास आएँगे। आप कल से मुझसे बात नहीं करें, मुझे मेरा कसूर तो बताएँ। हार्ट बीट, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, फिर क्यों आप ईसल के पास रुकी? गाज़ी, आपने मुझे परमिशन दी तो थी, मैं गुड़िया के सामने आपको इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन आपको तो समझना चाहिए था ना। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी गाज़ी। इसने कानों को हाथ लगाते हुए मासूमियत से सॉरी कहा। सॉरी मत कहो हार्ट बीट, आप अब तो सज़ा मिलेगी। तो क्या मेरी हार्ट बीट तैयार है सज़ा के लिए? लेकिन आप तो नाराज़ नहीं हैं? नहीं है तो फिर सज़ा कैसी? 1 दिन और रात मुझसे दूर रहने की सज़ा। इनकी शादी को 1 माह हो गया था। इसके 1 महीने में मुस्तफ़ा ने इसका इतना ख़्याल रखा कि ईज़ल को इससे मोहब्बत हो ही गई थी। आज रात मैं मुस्तफ़ा से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दूँगी, ईज़ल ने सोचा। मुस्तफ़ा, मैं ज़ुहान मेरी आपसे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, जब आप ईज़ल के साथ थे। मुस्तफ़ा, मैं ज़ुहान सॉरी। मुकाबल ने तारुफ़ करवाया। याद आ गया मुझे। कैसे हैं आप मिस्टर ज़ुहान? मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे ईज़ल के मुतालिक बात करनी है। ईज़ल मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ईज़ल ने मुझे जेलस करने के लिए आपसे शादी कर ली। हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सॉल्व हो गई है। ईज़ल आपसे डिवोर्स लेना चाहती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर सकें। उम्मीद है कि आप जल्दी इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। कुछ देर पहले ईज़ल
मुस्तफ़ा ने ईज़ल के मोबाइल पर ज़ुहान के मैसेज देखे थे। तो क्या ईज़ल इसलिए मुझसे दूर रहती थी और डिवोर्स लेना चाहती थी? मैं ईज़ल को नहीं छोड़ूंगा। अगर इसने मुझसे डिवोर्स के लिए कहा, मैं इसके कहने पर भी नहीं दूंगा। मुस्तफ़ा ऊंचे आवाज़ में रोने लगा। "या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा। मुस्तफ़ा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या आप रोए हैं? मुस्तफ़ा, कुछ तो बोलें। आज तुम्हें मैं बताऊंगा असल मायने में शोहर किसे कहते हैं। क्या हो गया आपको?" इसने डरते हुए पूछा। "तुम मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है तुम्हारे करीब आने का।" ओके, रीड इट योरसेल्फ। मुस्तफ़ा, मुझे बताया तो सही कि बात क्या है? तुम मुझसे ज़ुहान की वजह से डिवोर्स लेना चाहती हो, इसलिए तुमने अब तक मेरी मोहब्बत कबूल नहीं की। ऐसा आपको किसने कह दिया? मुस्तफ़ा, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं फ़ील कर रही हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत होने लगी है। इसने शर्माते हुए कहा। "तुम सच कह रही हो? तो ज़ुहान क्यों मुझसे कह रहा था कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? ज़ुहान ने आपसे ऐसा कहा?" "हाँ, आज वो मुझे मिला था, तभी इसने मुझे बताया।" "मुस्तफ़ा, कुछ दिनों से ज़ुहान मुझे काफ़ी तंग कर रहा था। मैंने इसे कहा कि मेरी शादी होगी और मुझे तंग करना बंद कर दे, लेकिन इसने मुझे धमकी दी कि वो कुछ ऐसा करेगा कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती। मुस्तफ़ा, आप मुझे कभी मत छोड़िएगा।" वो अचानक इसके गले लगी थी। "मेरी जान, मैं नहीं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा।" मुस्तफ़ा ने कहा। "तो क्या हम अपने रिश्ते का आगाज़ कर सकते हैं?" मुस्तफ़ा इसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर गया था। "इजाज़त है?" शर्म और झिझक के बायस वो बोल ही नहीं पाई थी। वो इसके सीने में मुँह दिए सर हाँ में हिला गई। गाज़ियन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसे इंसान का साथ मिला। हमारा माशरा कभी भी कोर्ट से आई हुई तो वाइफ़ को कबूल नहीं करता, लेकिन आपने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया। चुप हो जाओ हार्टबीट। खुश नसीब आप नहीं, मैं हूँ जिसकी लाइफ़ में खूबसूरत सी हार्टबीट है। कदम से मुक गया। कित्थों चलिया कित्थों मुक्या पता नहीं चलिया मैनू, लेकिन मुक गया। अगर स्टोरी को थोड़ा और लॉन्ग किया जाता तो मेरे ख्याल में तब ज़्यादा बेहतर होता। आपका क्या ख़्याल है? क्योंकि स्टोरी को और लॉन्ग होता तो वो डायलॉग की वजाहत होती और सीन की वजाहत होती तो वो ज़्यादा खूबसूरत होना था। खैर, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बिज़ी हूँ, प्लीज़ दुआ कीजिए मेरे लिए, प्लीज़। मेरी ज़िंदगी रूटीन पे आ जाए। और हाँ, ये भी दुआ कीजिए हम जल्दी-जल्दी अपने घर चले जाएँ। एक तो हम इसके अपने ताई के घर है 2nd फ्लोर पे, और अल्लाह वो कौवा हमारी जान ही नहीं छोड़ता। अब तो हम बोल सकते हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, वो तो मुक गया। जिसने जाना है वो जा सकता है। हमारे घर हमारा रूम जो है ना वो काफ़ी पीछे है। वैसे ये ना समझे हमारा रूम लाइक हमें काफ़ी सालों बाद हमारा रूम मिला है। वो काफ़ी पीछे है, वहाँ पे परिंदों की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो ईज़ी हो जाता है। इधर तो हम 2 मिनट बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर वो इतनी आवाज़ आती है, फिर उठ के जाना पड़ता है उसे मारने के लिए। क्या मुसीबत है। चलिए खैर।